हेलो मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है आप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और अपनी पढ़ाई को कर रहे होंगे। आपका एक बार फिर स्वागत है आपके अपने चैनल ताज सर हिंदी वाले गुरुजी पर। आज फिर हम हिंदी साहित्य के इतिहास पार्ट 3 को लेकर के आप सभी के समक्ष उपस्थित हैं। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि आपकी बोर्ड परीक्षा में 10 नंबर आपको हिंदी साहित्य के इतिहास से मिलने वाले हैं, तो इसीलिए ये सीरीज लेकर हम आए हैं। और ये सीरीज कई सारे क्वेश्चनों का भंडार है, लेकिन इसमें ध्यान देने वाली बात यही है कि ये सीरीज आपको 10 नंबर दिलाएगी ज़रूर। इसलिए इस सीरीज में जितने भी वीडियो डाले जाएं 9, 10, 11, 12 सभी बच्चे देखें, और ख़ासकर 10 और 12 वाले बच्चे इस सीरीज को मिस ना करें, अन्यथा आप 10 नंबर मिस कर देंगे। ये सीरीज आप यदि पूरा देख लेते हैं, सभी वीडियो को अच्छे तरीके से देख लेते हैं, तो आप यकीन माने बच्चों कि आपने बोर्ड परीक्षा में आने वाले 10 नंबर पर अपना कब्जा जमा लिया है। इसी तरह आपके संपूर्ण कक्षा 10 के 70 के 70 और कक्षा 12 के 100 के 100 नंबर आपको इस चैनल पर पढ़ाए जाएंगे। आप बस इस चैनल से जुड़े रहिए और जितने भी वीडियो डाले जा रहे हैं देखते रहिए और सराहते रहिए। अगर आपको लगता है कि किसी और टॉपिक पर भी वीडियो बनना चाहिए तो कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। आप सभी ने जो अभी तक मुझे अपना सहयोग प्रदान किया है उसके लिए आपका दिल से धन्यवाद। ऐसे ही इस चैनल को स्नेह करते रहिए, शेयर करते रहिए और देखते रहिए ताज सर हिंदी वाले गुरुजी। आइए शुरू करते हैं आज के टॉपिक को। तो हमने 80 प्रश्न तक देख लिया था, 80 क्वेश्चन हो गए थे हमारे पार्ट 2 वीडियो में। हम 81 प्रश्न से आज देखेंगे, शुरू करेंगे। तो प्रश्न संख्या जो 81 है वो कह रहा है कि भाई करुणालय के लेखक कौन हैं। तो करुणालय के लेखक आप सभी जानते हैं बच्चों, अगर आपने ठीक तरीके से वीडियो को देखा होगा तो ये कई बार आ चुका है। करुणालय के लेखक प्रेमचंद से जयशंकर प्रसाद, लक्ष्मी नारायण, विष्णु प्रभाकर में से कौन है। तो इसका सही जवाब है मेरे प्यारे बच्चों जयशंकर प्रसाद। जयशंकर प्रसाद सही जवाब है। करुणालय एक इनका नाटक है, ठीक है। तो 81 नंबर प्रश्न हो गया। आइए 82 पर चलते हैं। क्या कह रहा है मेरे प्यारे बच्चों, तो 82 नंबर प्रश्न कह रहा है मकरंद बिंदु निबंध के रचनाकार, निबंध संग्रह के रचनाकार कौन है। तो आइए देखते हैं। पद्मलाल पुन्नालाल बख्शी हैं, आचार्य रामचंद्र शुक्ल हैं, भगवत सरल उपाध्याय हैं, सरदार पूर्ण सिंह। हाई स्कूल वाले बच्चे जल्दी से बता दें कि इसका सही जवाब क्या है। तो इसका सही जवाब है मेरे प्यारे बच्चों पद्मलाल पुन्नालाल बख्शी। अब जल्दी से बता दो पद्मलाल पुन्नालाल बख्शी की कहानी संग्रह का क्या नाम है, ठीक है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा पद्मलाल पुन्नालाल बख्शी। और ये भी पूछा जाता है कि मकरंद बिंदु किस विधा का है, तो याद रखिएगा निबंध है, ठीक है। आइए प्रश्न संख्या 83 पे चलते हैं। 83 में कहा गया है कि मेरी अपनी कथा किस विधा की रचना है। तो मेरी अपनी कथा चाहे मेरी आत्मकथा कहा जाए, तो इसमें आप देख रहे हैं कि एक शब्द पहले से ही आया हुआ है आत्मकथा। तो जब आत्मकथा करके ही पूछा गया है तो क्या होगा, किस विधा की होगी। ये आत्मकथा विधा की ही रचना है, ठीक है। आत्मकथा विधा की रचना है, किसकी है मेरे प्यारे बच्चों, तो ये है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी की। उन्होंने और भी रचनाएं लिखी हैं, बापू के कदमों में, चंपारण में महात्मा गांधी, खादी का अर्थशास्त्र और भारतीय संस्कृति भी लिखी है ना। तो इनको आप याद रखिएगा। इनकी आत्मकथा बहुत पूछी जाती है, मेरी अपनी आत्मकथा या इसी को कह सकते हैं मेरी आत्मकथा। बात आ रही समझ में सभी को। आइए आगे बढ़ते हैं 84 नंबर प्रश्न की तरफ। 84 नंबर प्रश्न कहता है बेटा खड़ी बोली गद्य में विष्णु पुराण के आधार पर सुख सागर की रचना किसने की है। रचनाकार कौन है, जल्दी से सभी बच्चे बताएंगे सुख सागर के रचनाकार कौन हैं। तो इसमें पहला जवाब है लल्लू लाल हैं, इंशाल्लाह खां हैं, सदा सुखलाल हैं, सदल मिश्र। तो इसका सही जवाब जो सुख सागर है बच्चों, इसका सदा सुखलाल हो जाएगा। सदा सुखलाल ने सुख सागर लिखा है, ये बात आप ध्यान रखिएगा। और इनकी एक और रचना है जिसका नाम है सुरासुर निर्णय, जिसको हिंदी साहित्य का प्रथम निबंध भी माना जाता है। तो सदा सुखलाल को आप याद रखिएगा। और उससे भी ज़रूरी बात है मेरे प्यारे बच्चों, लल्लू लाल, मुंशी इंशाल्लाह खां, सदा सुखलाल और सदल मिश्र को
हिंदी खड़ी बोली गद्य का आधार स्तंभ कहा जाता है। तो ये भी आप नोट रखिएगा कि इन चारों को हिंदी खड़ी बोली गद्य का आधार स्तंभ कहा जाता है। एक प्रश्न आप में पूछा जाता है कि हिंदी खड़ी बोली गद्य का आधार स्तंभ किसे कहा जाता है, या पूछ लिया जाएगा निम्न में से कौन हिंदी खड़ी बोली गद्य का आधार स्तंभ नहीं है, तो 3 नाम इसी में से होंगे, एक नाम कोई अतिरिक्त होगा। तो ये भी प्रश्न आप याद रखिएगा, इंटर वालों खासकर आप, ठीक है। आइए आगे बढ़ते हैं मेरे प्यारे बच्चों। भारत 85 नंबर प्रश्न कहता है संस्कृति के 4 अध्याय के लेखक कितने हैं। कितनी बार आया प्यारे बच्चों, बहुत बार आ चुका है ना ये प्रश्न कितनी बार आ चुका है, तो जल्दी से बता दो, कमेंट बॉक्स में भी बता सकते हो आप। डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी हैं, महावीर प्रसाद द्विवेदी हैं, रामधारी सिंह दिनकर हैं, इनमें से कोई नहीं। तो बिल्कुल सही जवाब इसका रामधारी सिंह दिनकर हैं, और रामधारी सिंह दिनकर का ये निबंध है और इसी रचना पर इनको साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला था। कई बार ये प्रश्न आया हुआ है, तो इसको तो आप स्टार कर लीजिए, आएगा ज़रूर, ठीक है। आइए आगे बढ़ते हैं, प्रश्न संख्या 86 की तरफ चलते हैं। 86 में कहा गया अजात शत्रु नाटक के रचनाकार कौन है। देखिए ये प्रश्न फिर से पूछ लिया गया, इससे पहले पूछा गया था कि विधा कौन सी है अजात शत्रु की, अब पूछा गया है नाटककार कौन है, लेखक कौन है। तो अजात शत्रु विधा नाटक है और इसके लेखक कौन है, जयशंकर प्रसाद है मेरे प्यारे बच्चों, जयशंकर प्रसाद है। और इधर देख लीजिए बेटा आप लोग, इधर सभी नज़र दौड़ाएंगे, ये क्या 2025 में आया हुआ प्रश्न है। तो ये मान लीजिए कि जयशंकर प्रसाद के नाटकों में से कोई एक न एक आपके पेपर में अवश्य आने वाला है। तो याद रखिए, अच्छे तरीके से पढ़ते रहिए, और जितना भी मैं यहाँ पे प्रश्न करा रहा हूँ बहुत ही महत्वपूर्ण है, इनको करते रहिए। ये पेपरों में आए हुए प्रश्न है, मैं अपनी तरफ से नहीं जोड़ रहा हूँ। बात आ रही समझ में सभी को। आइए आगे बढ़ते हैं। 87 नंबर प्रश्न क्या कहता है बच्चों, तो 87 नंबर प्रश्न में कहा गया है, 87 नंबर प्रश्न ये कह रहा है कि डॉक्टर राम कुमार वर्मा की एकांकी इसमें से है, यानी 4 रचनाएं इसमें से हैं, और इसमें ये पूछा जा रहा है कि डॉक्टर राम कुमार वर्मा जी की एकांकी का क्या नाम है। तो हम देखते हैं इसको। पहला है लक्ष्मी का स्वागत। तो लक्ष्मी का स्वागत आप लोग पढ़ ही चुके हो, किसका है भाई, ये उपेंद्र नाथ अस्क का है कि नहीं। लक्ष्मी का स्वागत है या गिरती दीवारें हैं उपेंद्र नाथ अस्क का, तो ये ऑप्शन आपका गलत हो जाएगा, ठीक है। ये ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका, गलत हो जाएगा। सिंदूर की होली लक्ष्मी नारायण मिश्र की है, तो ये भी ऑप्शन आपका गलत हो जाएगा, ठीक है। बादल की मृत्यु यही सही जवाब है, बादल की मृत्यु यही सही जवाब है, क्योंकि रक्षाबंधन जो है हरिकृष्ण प्रेमी की एकांकी है, ठीक है। तो ये ऑप्शन भी आपका गलत है। तो जो मैं बता रहा हूँ रचनाओं के लेखकों के नाम, या उनको भी लिख लिया करो। तो इसका सही जवाब हो जाएगा 87 का, डॉक्टर राम कुमार वर्मा की एकांकी है, ठीक है। आइए आगे बढ़ते हैं 88 की तरफ। विश्व साहित्य की रूपरेखा किस विधा की रचना है, तो नाटक तो नहीं है मेरे प्यारे बच्चों, संस्मरण भी नहीं है, आलोचना है, बिल्कुल सही जवाब है, और रिपोर्टाज भी नहीं है। और किसका है विश्व साहित्य की रूपरेखा, किसकी रचना है, तो ये भागवत शरण उपाध्याय की रचना है, और ये क्या है, आलोचना है। तो इतना याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं 89 नंबर प्रश्न की तरफ। 89 नंबर प्रश्न में कहा गया घुमक्कड़ शास्त्र के लेखक कौन है। देखो फिर से ये प्रश्न पूछ लिया ना, तो घुमक्कड़ शास्त्र के लेखक कौन है, मोहन राकेश नहीं है मेरे प्यारे बच्चों, राहुल सांस्कृत्यायन है। बिल्कुल सही जवाब यही है, राहुल सांस्कृत्यायन ही है, क्योंकि घुमक्कड़ शास्त्र इनका यात्रा वृत्तांत संग्रह है, और यात्रा वृत्तांत सम्राट कहे जाते हैं राहुल सांस्कृत्यायन। चलो मेरे प्यारे बच्चों एक बताओ प्रश्न, राहुल सांस्कृत्यायन के बचपन का क्या नाम है, बचपन का क्या नाम है, होमवर्क है आप लोगों के लिए, बताइएगा ज़रूर अगले वीडियो में या कमेंट बॉक्स में बताइएगा ज़रूर कि राहुल सांस्कृत्यायन के बचपन का क्या नाम है, ठीक है। और एक प्रश्न इससे संबंधित और पूछता हूँ मैं कि इन्होंने अपने जीवन में किसके आधार पर या किस व्यक्ति के आधार पर अपना नाम बदला था, ठीक है। और इनके गांव का भी नाम आप जल्दी से बिना आप किताब देखे बताएंगे इनके गांव का नाम क्या था, बिना किताब देखे और गूगल करे बताएं। अगर आप पढ़ रहे 11 वाले बता सकते हैं, 11 वालों में ये है, ठीक है। आइए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या जो है 90 कह रहा है ठूठा आम किसकी रचना है, तो भगवत शरण उपाध्याय की रचना है। ठूठा आम भगवत शरण उपाध्याय की रचना है। इनका कला और संस्कृति है, लालचीन है ना, ये भी रचनाएं इन्हीं की हैं, भगवत शरण उपाध्याय। बात आ रही समझ में सभी को, ठूठा आम किसकी रचना है, भगवत शरण उपाध्याय की रचना। आइए आगे बढ़ते हैं मेरे प्यारे बच्चों। प्रेम सागर किसकी रचना है, तो मैं कई बार बता भी चुका हूँ, संदा सुखलाल की रचना नहीं है ये। सदल मिश्र की भी रचना नहीं, सदल मिश्र ने नाच के तोपाख्यान लिखा है। लल्लू लाल की रचना है, लल्लू लाल की रचना है, प्रेमचंद की भी नहीं है, तो लल्लू लाल सही हो जाएंगे इसमें। लल्लू लाल की रचना प्रेम सागर है। अच्छा इसके अतिरिक्त भी क्या है, प्रेम सागर जो है, प्रेम सागर के अतिरिक्त इनकी एक और रचना है माधव विलास, ठीक है। तो 91 का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ग, और ये सही है, ठीक है। आइए आगे बढ़ते हैं।
प्रश्न संख्या 92 क्या कहता है? बर्फ की गुड़िया। बर्फ की गुड़िया के रचनाकार कौन है? पद्मलाल पुन्नालाल बख्शी। नहीं बच्चों, ये नहीं है। जयप्रकाश भारती, यही सही जवाब है। जयप्रकाश भारती को बाल हिंदी साहित्य का सबसे बड़ा विद्वान माना जाता है। इन्होंने रंग बिरंगी दुनिया, बर्फ की गुड़िया, है ना, बहुत ही अच्छी रचनाएं करी, यानी इन्होंने बाल रचनाएं ज़्यादा की हैं। तो बर्फ की गुड़िया भी इन्हीं के रचनाओं में आती है। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों? जयप्रकाश भारती। आइए चलते हैं 93 पे। कलकत्ता से पीकिंग, इसको स्टार कर लो बेटा, किस विधा की रचना है? तो कलकत्ता से पीकिंग यात्रा वृत्तांत, नाम से ही पता चल रहा है यात्रा वृत्तांत है। ठीक है, इसका सही जवाब हो जाएगा यात्रा वृत्तांत है। कलकत्ता से पीकिंग ये यात्रा वृत्तांत रचना है। तो आप इसको याद रखिएगा, बहुत पूछा जाता है ये, तो इसको याद रखिएगा। बात आ रही सभी को समझ में? अगर समझ में आ रहा है, सारी बातें समझ में आ रही हैं, तो वीडियो को शेयर करें, और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। ये आपके लिए चैनल रामबाण है, अगर आप ठीक तरीके से जुड़े हुए हैं तो आपको नंबर बहुत सारे मिलने वाले हैं। ऐसे जितने भी नंबर आने वाले हैं मैं फेकम फाकी नहीं करूँगा। नहीं, आप देखते हैं यूट्यूब वगैरह पे इस तरीके से वीडियो मिल जाते हैं कि एक ही वीडियो में आप टॉपर बन जाए। नहीं जी, आपको पढ़ना पड़ेगा उसके लिए। मैंने देखा है कि जला देना, मुझे जिंदा जला देना, नहीं अगर नंबर आए, मतलब इस तरीके से लोग बेईमानी करते हैं छात्रों के साथ। तो यहाँ पर ऐसा नहीं किया जाएगा आपके साथ। यहाँ जो चीज़ें सही है, हाई स्कूल अगर आपको ठीक तरीके से पढ़ना है तो पूरा 1-1.5 महीना आप अच्छे से लग जाइए। और इंटर वालों को भी मैं यही कहूँगा कि 1-1.5 महीना आप भूल जाओ कि आपको दूसरा कोई काम भी है, आप केवल पढ़ो अच्छे तरीके से, तभी आपका नंबर आएगा। ठीक है, और जो पढ़ाया जा रहा है ध्यानपूर्वक पढ़ते रहो। मैं इस बात को बिल्कुल आश्वस्त कर देना चाहता हूँ कि मेरे द्वारा पढ़ाए गए बच्चों का नंबर आया है, इसीलिए मैं आपको बार बार कह रहा हूँ कि मेरे द्वारा पढ़ाए गए बच्चों का नंबर आया हुआ है। इंटर में भी और हाई स्कूल में भी 97 नंबर तक बच्चे लेकर के आए हैं, इसीलिए मुझे पता है कि क्या क्या आता है बोर्ड में। तो आप इसीलिए मेरे कहने पर चलिए, आपको अच्छा नंबर मिलने वाला है। ठीक है, आइए आगे बढ़ते हैं मेरे प्यारे बच्चों। प्रश्न संख्या 94 देखते हैं। खादी का अर्थशास्त्र के रचनाकार कौन है? अभी मैंने थोड़ी देर पहले ही आपको बताया। तो इसका सही जवाब हो जाएगा डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। इसका सही जवाब क्या है मेरे प्यारे बच्चों? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद है। ठीक है, बात आ रही समझ में सभी को? झलमला किसकी रचना है? तो झलमला कहानी संग्रह है। आप सभी जानते हैं झलमला क्या है, कहानी संग्रह है। भाई किसकी है? तो प्रेमचंद की नहीं है मेरे प्यारे बच्चों, प्रेमचंद की नहीं, जयशंकर प्रसाद की नहीं है। हाँ, बिल्कुल सही जवाब ये हो जाएगा पद्मलाल पुन्नालाल बख्शी। ठीक है, पद्मलाल पुन्नालाल बख्शी की ही रचना है ये, पद्मलाल पुन्नालाल बख्शी की रचना है, और ये कहानी संग्रह ही आप याद रखिएगा। ठीक है, आइए चलते हैं अगले प्रश्न पे। जहाज का पंछी किस विधा की रचना है? तो जहाज का पंछी ये भी महत्वपूर्ण है, और आप इधर देख सकते हैं, आप इधर देख सकते हैं, ये आपके बोर्ड के पेपर में आया हुआ है। बोर्ड के पेपर में आप ध्यान से देख सकते हैं 2024 में आया हुआ है, तो इसको आप ध्यान से कर भी लेंगे। तो जहाज का पंछी पहले तो किसकी रचना है? तो इला चंद्र जोशी की रचना है बेटा। और ये क्या है मेरे प्यारे बच्चों? तो ये उपन्यास है। ये क्या है? तो ये उपन्यास है। ठीक है, बात आ रही समझ में सभी को? ये क्या है? तो ये उपन्यास है, उपन्यास है, तो इसको आप याद रखिएगा। इसके अलावा इनका एक उपन्यास और है जो पेपर में बहुत पूछा जाता है, जिसका नाम है घेड़ा पथ। ठीक है, ये उपन्यास है, इनका और एक उपन्यास है घेड़ा पथ, वो भी पूछा जाता है। तो 96 का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर गा। ठीक है, आइए चलते हैं 97 की तरफ। 97 पूछा गया कुछ बिखरे पन्ने किस विधा की रचना है? तो कुछ बिखरे पन्ने पहले तो बताओ किसकी रचना है? तो कुछ बिखरे पन्ने ये पद्मलाल पुन्नालाल बख्शी की रचना है। अच्छा, एक चीज़ बच्चों आप ये इसमें देख रहे हैं कि बहुत ज़्यादा रचनाएं जयशंकर प्रसाद की पूछी गई हैं या पद्मलाल पुन्नालाल बख्शी की पूछी जा रही, ज़्यादातर इनसे ही आ रहा है। तो इनको आप जीवन परिचय अच्छे तरीके से पढ़ लेना। बात आ रही समझ में? जीवन परिचय पढ़ने का ये फ़ायदा होता है कि आपको रचनाएँ भी याद हो जाती हैं, और वो 10 नंबर दिलाने में आपको मदद करेंगी। किस विधा की रचना है? तो काव्य संग्रह नहीं है मेरे प्यारे बच्चों, कहानी संग्रह भी नहीं है, बिल्कुल सही जवाब है निबंध संग्रह है। क्या है? निबंध संग्रह है। तो आप ये ध्यान रखिएगा कि कुछ बिखरे पन्ने क्या है? निबंध संग्रह है। आइए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 98, एक घूट के रचनाकार कौन है? भाई एक घूट क्या किस विधा की है? तो एक घूट बेटा एकांकी है। क्या है जी? ये एकांकी है। एक घूट एकांकी विधा की रचना है। और ये किसकी रचना है? तो बिल्कुल सही जवाब इसका है जयशंकर प्रसाद की रचना है। और इसी को एक घूट को ही पहली एकांकी माना जाता है। ठीक है, पहली एकांकी इसी को माना जाता है। तो आप ये भी ध्यान रखिएगा कि पहली एकांकी किसे कहा जाता है? एक घूट को कहा जाता है। और ये कब आई? तो ये 1931 में आई थी। ठीक है, तो इसको पहली एकांकी कहा जाता है, इसलिए जयशंकर प्रसाद को
हिंदी साहित्य का एकांकी जनक कहा जाता है। लेकिन बात करें एकांकी सम्राट, तो जयशंकर प्रसाद नहीं है, जिसने ज़्यादा एकांकियाँ लिखी हैं वो एकांकी सम्राट होगा। एकांकी सम्राट कौन है जी? तो एकांकी सम्राट प्यारे बच्चों डॉक्टर राम कुमार वर्मा है। ठीक है, डॉक्टर राम कुमार वर्मा को माना जाता है। बात आ रही समझ में? एकांकी जनक और एकांकी सम्राट दोनों अलग अलग बातें हैं। ठीक है, एकांकी सम्राट की बात करेंगे तो एक डॉक्टर राम कुमार वर्मा आएंगे, और एकांकी जनक की बात की जाएगी तो आपके जयशंकर प्रसाद आ जाएंगे। उम्मीद है कि समझ में ठीक से आपको आ गया होगा। आइए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 99 की तरफ चलते हैं। शुक्लोत्तर युगीन लेखक हैं, यानी शुक्लोत्तर युगीन यानी शुक्लोत्तर युग कहो, चाहे प्रेमचंद उत्तर कहो, ठीक है, चाहे छायावाद उत्तर कहो। बात आ रही समझ में? तो राय कृष्णदास नहीं बेटा, राय कृष्णदास नहीं है, ये छायावाद में आते हैं। जयशंकर प्रसाद तो छायावाद में आते हैं। वियोगी हर आपने छायावाद में पढ़ रखा है, तो एक कौन सही हो जाएंगे? 9 वालों को अच्छे से पता होगा, क्योंकि 9 वालों और 12 वालों को पता होगा, क्योंकि 12 वाले और 9 वालों ने अच्छे तरीके से इनको पढ़ा है डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी को। 12 में अशोक का फूल लिखा है इन्होंने, और 9 में इन्होंने लिखा है गुरु नानक देव। तो हजारी प्रसाद द्विवेदी को शुक्लोत्तर युगीन लेखक कहा जाता है। और इधर सब देख लेंगे मेरे प्यारे बच्चे, ये जो प्रश्न है 2025 बीसी पेपर में आया हुआ है, तो मैं वही आपको पढ़ा रहा हूँ जो पेपर में आया हुआ है और जो पेपर में आ सकता है। तो अगर आप ये सोचो कि भाई इतना लंबा वीडियो है क्या देखें, तो आप यकीन मानो कि आप अच्छे तरीके से 10 नंबर अपने मिटा रहे हो, खो रहे हो, क्योंकि इस तरीके से आपको नहीं पढ़ाया जाएगा कहीं। क्योंकि लोग देखते हैं कि भाई हम ऐसा बना दें, ऐसा बता दें कि बच्चे एक ही वीडियो में सारा जान जाए, तो एक वीडियो में आप नहीं जान पाओगे। अगर आपको 10, 12, 15 वीडियो देखने हैं तो निश्चित रूप से आप जान जाओगे, और उसके लिए आपको पढ़ना पड़ेगा, तभी आपको नंबर मिलेंगे। 10 नंबर के लिए अगर आपको 10 वीडियो देखने पड़ रहे हैं तो देख लो। ठीक है, बात आ रही मेरे समझ में? चलिए आइए आगे बढ़ते हैं। 99 का सही जवाब है ऑप्शन नंबर घ, डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी। आइए आगे बढ़ते हैं। 100 नंबर प्रश्न कह रहा है निम्न में से कौन सा एक नाटककार शुक्ल युग का है? तो शुक्ल युग कहो चाहे छायावाद युग कहो एक ही बात है। तो लक्ष्मी नारायण मिश्र भी बिल्कुल सही जवाब है। हरिकृष्ण प्रेमी ये भी सही जवाब है। हाँ ये भी सही है। तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा वो हो जाएगा 100 का सही जवाब उपयुक्त सभी, यानी इसमें सभी जो हैं बच्चों वो शुक्ल युग के ही हैं। तो आइए आगे बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 101 की तरफ। 101 में कहा गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा उपन्यासकार शुक्ल युग का है? शुक्ल युग का है। 101 में क्या कहा गया है? निम्न में से कौन सा उपन्यासकार शुक्ल युग का है? ठीक है, तो शुक्ल युग में आप देखिए उपन्यासकार की बात कही जा रही है। शुक्ल युग को मैंने बता दिया कि छायावाद युग की बात की जा रही है। तो जहाँ शुक्ल युग की बात हो वहाँ उपन्यासकार की बात हो तो प्रेमचंद जी सही जवाब हैं, क्योंकि इनसे बड़ा उपन्यासकार कोई शुक्ल युग छायावाद युग में हुआ नहीं। तो इसका सही जवाब हो जाएगा 101 का प्रेमचंद। इनके उपन्यासों के नाम मैं थोड़ा सा बता दूँ। इनके उपन्यासों में गबन है, गोदान है, निर्मला है, सेवा सदन है, कायाकल्प है ना, कर्म भूमि है, रंगभूमि है। इनका एक अपूर्ण उपन्यास भी, उसको भी आप याद रखिएगा, जिसका नाम है मंगल सूत्र। तो उपन्यास सम्राट का अगर इनको कह लें तो कोई गलत बात नहीं, बड़े विद्वान व्यक्ति थे। कौन थे भाई बड़े विद्वान व्यक्ति? प्रेमचंद जी। ठीक है, तो 101 का सही जवाब है का प्रेमचंद। आइए आगे बढ़ते हैं मेरे प्यारे बच्चों। तो बात आ रही सभी के समझ में? अगर कोई दिक्कत होगी तो कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। बिल्कुल जुड़े रहें, आपको नंबर पूरे मिलने वाले हैं इस। 102 प्रश्न क्या कहता है? अपनी खबर किस विधा की रचना है? ये मैं इंटर वाले बच्चों से जानना चाहूँगा, बता दो आप। और ये प्रश्न रिपीट हुआ है, दोबारा पूछा जा रहा है। अपनी खबर किसकी रचना है, किस विधा की रचना है? तो ये जो विधा है बेटा ये नाटक नहीं है, पहली बात, कहानी भी नहीं है। इसका सही जवाब है आत्मकथा है। आत्मकथा है। अपनी खबर जो है ये आत्मकथा विधा की रचना है। और आपके लिए होमवर्क है बच्चों, किसकी है, किसकी है, किसकी आत्मकथा है? तो मैं बता भी देता हूँ, होमवर्क आप बहुत प्रेशर होता है, आप करते भी नहीं होगे। ये पांडे बेचन शर्मा उग्र की आत्मकथा है, तो आप इसको याद रखिएगा। बात आ रही समझ में? अगले प्रश्न पे चलते हैं। प्रश्न संख्या 103 पे चलते हैं। नीड़ का निर्माण फिर किसकी रचना है, ये आप बताइए। तो इधर देखिए आप 2024 के पेपर में आया हुआ है, तो 26 में भी आ सकता है, कोई बड़ी बात नहीं है। और ये मैं कई बार आपको बता चुका हूँ। नीड़ का निर्माण फिर आत्मकथा विधा की रचना है, और इसके लेखक जो हैं वो हरिवंश राय बच्चन हैं। इसके लेखक कौन है मेरे प्यारे बच्चों? हरिवंश राय बच्चन है। बिल्कुल सही जवाब यही हो जाएगा आपका। बात आ रही सभी के समझ में? प्रश्न संख्या चलते हैं 104 पे। झूठा सच किस विधा की रचना है? तो झूठा सच इधर देखिए आप 2023 के पेपर में आया हुआ प्रश्न है।
यानी इसमें वही प्रश्न आपको बताए जा रहे हैं जो पेपर में आए। तो झूठा सच ये नाटक नहीं है मेरे प्यारे बच्चों, हाँ उपन्यास है, बिल्कुल सही जवाब इसका हो जाएगा उपन्यास। यानी झूठा सच क्या है मेरे प्यारे बच्चों, उपन्यास विधा की रचना है। और किसका है, किसके, इसके लेखक कौन है, तो इसके लेखक का नाम लिख लो, यशपाल हैं। ठीक है, इसके लेखक यशपाल हैं। आइए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 105, भूले बिसरे चित्र। ये रचनाकार कौन है, तो भूले बिसरे चित्र जो रचना है इसके रचनाकार भगवती चरण वर्मा जी हैं। इसके रचनाकार कौन है मेरे प्यारे बच्चों, भगवती चरण वर्मा जी हैं। ठीक है, बात आ रही समझ में सभी को, भगवती चरण वर्मा ने इसको लिखा है, भूले बिसरे चित्र को भगवती चरण वर्मा ने लिखा है। बात आ रही समझ में सभी को। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला 106 नंबर प्रश्न क्या कहता है, 106, पराजय, जय और पराजय किस विधा की रचना है। तो जय और पराजय एक कहानी नहीं है मेरे प्यारे बच्चों, ये उपन्यास भी नहीं है, ये बिल्कुल सही नाटक है। जय और पराजय क्या है मेरे प्यारे बच्चों, नाटक है, नाटक विधा की रचना है। और आपके लिए होमवर्क है कि इसके लेखक कौन है, बताओ कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना कि जय पराजय के लेखक कौन हैं। ठीक है, आइए आगे बढ़ते हैं। ठलुहा कलब, 107 नंबर प्रश्न क्या कहता है, ठलुहा कलब के निबंधकार कौन है। तो ठलुहा कलब मैं आपको अपने कई वीडियो में बता चुका हूँ। इनकी पत्रिका का नाम बता देता हूँ मैं। इनकी पत्रिका है साहित्य संदेश। अगर आप जान पा रहे हो तो आप बता सकते हो, साहित्य संदेश पत्रिका है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा बच्चों गुलाब राय। गुलाब राय ठलुहा कलब निबंध के रचनाकार हैं। बात आ रही समझ में। और गुलाब राय ने ही साहित्य संदेश जो है पत्रिका का संपादन कार्य भी किया है। आइए 108 नंबर प्रश्न पे चलते हैं मेरे प्यारे बच्चों। रानी केतकी कहानी के रचनाकार कौन है। और इधर देखिए दो दो पेपर में ये प्रश्न आया हुआ है। ये किस नाम से आया था कि रानी केतकी कहानी के रचनाकार कौन है, और ये किस नाम से आया था कि रानी केतकी के लेखक कौन है। तो चाहे लेखक को रचनाकार को एक ही बात है। तो 108 को अगर आप नहीं पढ़ रहे हो तो आप अपने साथ धोखा कर रहे हो कि नहीं कर रहे हो। इसलिए इस वीडियो को, इस पूरे चैनल को अच्छे तरीके से आप देखते रहो। तो 108 का सही जवाब है, मैं कई बार आपको बता भी चुका हूं बच्चों। रानी केतकी कहानी कौन लिखी, मुंशी इंसाअल्लाह खां लिखे। इसका सही जवाब हो जाएगा मुंशी इंसाअल्लाह खां। बात आ रही सभी को समझ में, बात मेरे सभी प्यारे बच्चों को समझ में आ रही है। आइए आगे बढ़ते हैं। ठीक है, प्रश्न संख्या हम लोग 109 पे पहुंच गए। 109 का प्रश्न क्या है, 109 में कहा गया है कि श्रृंगार रस मंडन के रचनाकार कौन है। तो श्रृंगार रस मंडन ये ब्रजभाषा गद्य की रचना है और इसके लेखक गोकुलनाथ जी नहीं है प्यारे बच्चों, गोसाई विट्ठलनाथ है। बिल्कुल सही जवाब है, गोसाई विट्ठलनाथ हैं। गोसाई विट्ठलनाथ जो हैं ये वल्लभाचार्य के पुत्र हैं, ये भी आप याद रखिएगा। ठीक है, वल्लभाचार्य कौन है, तो सूरदास के गुरु हैं। तो 109 का सही जवाब ऑप्शन नंबर ख हो जाएगा, गोसाई या गोस्वामी विट्ठलनाथ। आगे चलते हैं। 110 नंबर प्रश्न कह रहा है 84 वैष्णवों की वार्ता के लेखक कौन है। तो 84 वैष्णवों की वार्ता के लेखक लल्लू लाल नहीं है मेरे प्यारे बच्चों, हाँ बिल्कुल सही, गोकुलनाथ जी हैं। गोकुलनाथ जो है 84 वैष्णवों की वार्ता गोकुलनाथ जी ने लिखी है। ठीक है, इसके अलावा इन्होंने लिखा है 252 वैष्णवों की वार्ता। अच्छा ये है क्या, तो ये जो 84 वैष्णवों की वार्ता, इसमें 84 साधुओं का, संतों के विचारों का वर्णन किया गया है। जो 252 वैष्णवों की वार्ता है उसमें भी 252 लोगों की उक्तियां उसमें सम्मिलित हैं, उनकी बातों को रखा गया, तो उसी को नाम दे दिया गया है। ठीक है, तो 84 वैष्णवों की वार्ता इंटर वालों बहुत बार पूछा गया है आपके पेपर में, ध्यान से इसको पढ़ लीजिए, गोकुलनाथ जी हैं। ठीक है, आइए आगे बढ़ते हैं। 111 नंबर प्रश्न क्या कह रहा है, नासकेतोपाख्यान। देखो मैंने जो भी यही कह रहा हूँ कि जो पूरा वीडियो देखेगा वो बहुत कामयाब हो जाएगा। देखिए बच्चों, प्रश्न घुमा घुमा के पूछे जा रहे हैं और जो 4 विकल्प पढ़ने का फायदा यही होता है कि आपको बहुत सारे प्रश्न याद हो जाते हैं। तो नासकेतोपाख्यान में बता चुका हूँ कौन है, बिल्कुल सही जवाब है सदल मिश्र ही हैं। सदल मिश्र हैं, ये आप ध्यान रखिएगा। ठीक है, आइए आगे बढ़ते हैं। सुखसागर के रचनाकार कौन है, ये भी मेरे प्यारे बच्चों बताया ही गया है, आप लोग जानते भी होंगे, बड़े विद्वान हैं आप सब। सुखसागर कौन है, ये दूसरी बार पूछा गया है। सुखसागर के कौन है भाई, मुंशी सदा सुखलाल बिल्कुल सही जवाब है इसके, मुंशी सदा सुखलाल ही बिल्कुल सही जवाब है। आइए आगे बढ़ते हैं। हिंदी खड़ी बोली गद्य की प्रथम रचना कौन सी है। तो चंद छंद वर्णन की महिमा है, इंदुमती है, परीक्षा गुरु है, नहुस है। तो अब ये आप यहाँ फंस गए थोड़ा सा। देखिए हिंदी खड़ी बोली गद्य की प्रथम रचना वैसे गोरा बादल की कथा को माना जाता है, लेकिन गोरा बादल की कथा ऑप्शन में नहीं है, बात समझिए। तो गोरा बादल के अतिरिक्त चंचन वर्णन की महिमा को भी प्रथम रचना माना जाता है, लेकिन इसको किसी एक व्यक्ति ने माना,
इसका सही जवाब हो जाएगा चंद छंद वर्णन की महिमा। इसको किसने माना? तो बच्चों ये इंपॉर्टेंट है, लिख लेना। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने माना। किसने माना? रामचंद्र शुक्ल ने चंद्र छंद वर्णन की महिमा को हिंदी खड़ी बोली की प्रथम रचना माना है। ठीक है, और जब ये करके पूछा जाएगा कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने हिंदी खड़ी बोली की प्रथम रचना किसको माना है, तो ये आपका चंद छंद वर्णन की महिमा सही हो जाएगा। और जब पूछा जाए हिंदी खड़ी बोली गद्य की प्रथम रचना कौन सी है, गोरा बादल की कथा भी ऑप्शन में हो, चंद छंद वर्णन की महिमा भी ऑप्शन में हो, तो आप गोरा बादल की कथा ही लगाएंगे। बात आ रही समझ में? आइए आगे बढ़ते हैं। हिंदी का प्रथम नाटक माना जाता है भाई हरिश्चंद्र, नहीं होगा सही। नहुस बिल्कुल सही जवाब है, नहुस बिल्कुल सही जवाब है। नहुस किसने लिखा प्यारे बच्चों, ये भी बता दो। तो नहुस के रचनाकार गोपाल चंद गिरधर दास हैं। कौन है जी? गोपाल चंद गिरधर दास हैं। तो ये भी आप याद रखिएगा। ठीक है, गोपाल चंद गिरधर दास जी हैं। 114 का सही जवाब क्या हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों? नहुस। बात आ रही सभी को समझ में अच्छे तरीके से? कोई दिक्कत? बहुत ज़्यादा समय भी आपका लिया नहीं जा रहा है, बहुत तेज़ी के साथ कराने का प्रयास किया जा रहा है। ठीक है, तो जो पढ़ेंगे भाई उन्हीं का नाम होगा, और जो पढ़ेंगे नहीं वो अपना समय नष्ट करें, बर्बाद करें। आइए आगे बढ़ते हैं। 115 नंबर प्रश्न तक हम लोग पहुंच गए हैं बेटा। हिंदी का प्रथम उपन्यास। मैंने कम्युनिटी, आप मेरे यूट्यूब चैनल के कम्युनिटी में भी जा सकते हैं, वहाँ भी कई सारे प्रश्न मैं डाल रहा हूँ। अगर उसको भी आप ठीक तरीके से पढ़ते रहेंगे तो आपका बेड़ा पार हो जाएगा। तो इसलिए आप उसको भी अच्छे तरीके से पढ़ते रहिए। सभी को बात समझ में आ रही होगी। आइए आप देखते हैं हिंदी का प्रथम उपन्यास, और यह ऐसे करके पूछा जा सकता है, या हिंदी साहित्य का प्रथम मौलिक उपन्यास, तो ऐसे करके भी पूछा जा सकता है। और आप इधर देखेंगे मेरे प्यारे बच्चों, तो 2025 में ये प्रश्न आया हुआ है। ठीक है, तो अगर इसको आप नहीं पढ़ रहे हो, ये सीरीज नहीं देख रहे हो, तो आप अपने साथ छल कर रहे हो। तो इसलिए इसको अच्छी तरीके से देख लो, चाहे आप किसी भी क्लास में 9, 10, 11, 12 किसी भी क्लास में हो, इस पूरे सीरीज को देख लो, क्योंकि ये पूरा सीरीज आपके लिए अमृत है। हिंदी साहित्य का इतिहास आपको 9, 10, 11, 12 में बहुत ही अच्छी तरीके से नंबर दिलाने वाला विषय है। अगर आप इसको पढ़ लेते हैं तो आप एक अच्छे शिक्षक बन जाएंगे, अच्छे छात्र तो बनेंगे ही, अच्छे शिक्षक बन जाएंगे। इसलिए इस सीरीज को अच्छे से देखते रहिए। तो बताओ मेरे प्यारे बच्चों, इसका सही जवाब क्या होगा? हिंदी का प्रथम उपन्यास क्या है? परीक्षा गुरु है। बिल्कुल सही जवाब यही है, परीक्षा गुरु ही है। और इसको लिखा किसने? तो लाला श्रीनिवास दास ने लिखा। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं भाई। गोदान किसकी रचना है? गोदान मुंशी प्रेमचंद की रचना है। बात आ रही समझ में सभी को? गोदान मुंशी प्रेमचंद की रचना है। आगे बढ़ते हैं। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने किसे हिंदी की प्रथम कहानी माना है? तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल, हाई स्कूल वाले बच्चे बिल्कुल बता सकते हैं कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने हिंदी की पहली कहानी किसे माना है। तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल की पहली कहानी जो है वो क्या है, आप बताएंगे मेरे प्यारे बच्चों? कफन को नहीं माना है, ममता को नहीं माना है। बिल्कुल सही जवाब इंदुमती। इसलिए हिंदी की प्रथम कहानी कौन सी मेरे प्यारे बच्चों? इंदुमती है। तो ये बात आप ध्यान में रखिएगा, इंदुमती हिंदी की पहली कहानी है, और इसको आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने भी माना है। अच्छा, एक आपके लिए होमवर्क है इसमें भी, कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल की ऐसी कौन सी कहानी है जिसको भी हिंदी की प्रथम कहानी माना जाता है। ठीक है, इसके और अभी ऑप्शन देख लेते हैं। कफन किसकी रचना है? तो कफन मुंशी प्रेमचंद की रचना है। ममता किसकी रचना है? तो ममता ही जयशंकर प्रसाद की कहानी है। ठीक है, समझ में आ रही बात सभी को? आइए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 117, उसने कहा था किस विधा की रचना है? बताओ मेरे प्यारे बच्चों, जिसने मेरा पत्र पत्रिकाओं वाला वीडियो देखा है तो वो जानता होगा कि उसने कहा था ये किस विधा की रचना है। तो मैं बता देता हूँ, उसने कहा था ये चंद्रधर शर्मा गुलेरी की रचना है। ये उपन्यास नहीं है मेरे प्यारे बच्चों, उपन्यास नहीं है, यात्रा वृत्तांत भी नहीं है। बिल्कुल सही जवाब है कहानी है ये, और 2022 के पेपर में ये आया हुआ प्रश्न है। ठीक है, तो कहानी है, लेकिन ये बात ध्यान रखना, पूर्व दीप्ति कहानी है, फ्लैशबैक कहानी है। हिंदी की प्रथम पूर्व दीप्ति कहानी कौन सी है? उसने कहा था। तो इसका जो सही जवाब है ऑप्शन नंबर ग हो जाएगा, उसने कहा था। ये कहानी विधा की रचना है, और रचना चंद्रधर शर्मा गुलेरी की ही भी है, बात आप याद रखिएगा। प्रश्न संख्या 118, त्यागपत्र के लेखक कौन है? तो त्यागपत्र बताइए मेरे प्यारे बच्चों, मैंने बताया था कई बार कि जो त्यागपत्र है ये एक उपन्यास विधा की रचना है, और इसके सही लेखक हैं जैनेन्द्र कुमार। ठीक है, तो ये आप ध्यान रखिएगा, जैनेन्द्र कुमार, ये बहुत पूछा जाता है। और इधर भी आप देख सकते हैं 2022 के पेपर में ये प्रश्न आया हुआ है। ठीक है, तो इसको आप अच्छे से याद कर लीजिएगा। प्रश्न संख्या जो है 119 क्या कह रहा है?
तो 119 में कहा गया है नागरी प्रचारी सभा के संस्थापक कौन है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, तो इसको भी आप याद रखिएगा। नागरी प्रचारी एक सभा है मेरे प्यारे बच्चों, जिसकी स्थापना 1893 में की गई। कब की गई? 1893 ईस्वी में की गई। और इसके जो संस्थापक हैं वो बाबू श्याम सुंदर दास है मेरे प्यारे बच्चों। बाबू श्याम सुंदर दास जी और उनके दो दोस्तों ने, ठाकुर राम नारायण सिंह ने और ठाकुर शिव प्रसाद सिंह ने मिल करके इस काशी नागरी प्रचारी सभा की स्थापना की थी। ठीक है, तो इसके संस्थापक जो हैं पुरुषोत्तम दास टंडन भी नहीं होंगे, मदन मोहन मालवीय जी भी नहीं होंगे। कौन होंगे? सही जवाब श्याम सुंदर दास जी। ये भी प्रश्न एक नंबर में पूछा जा सकता है, इसको आप स्टार कर लीजिएगा, इंपॉर्टेंट कर लीजिएगा। आइए इसके बाद देखते हैं 120 आनंद कादम्बनी पत्रिका के संपादक कौन है। तो जिस मेरे प्यारे बच्चे ने पत्र पत्रिकाओं वाला वीडियो नहीं देखा है जाकर देख ले। पहले तो मैं आप सभी से यही जानना चाहूँगा कि आनंद कादम्बनी किस युग की पत्रिका है, जल्दी से बता दो। ये ऐसे भी प्रश्न पूछा जाता है, आनंद कादम्बनी पत्रिका किस युग की है। तो आनंद कादम्बनी पत्रिका भारतेंद्र युग की है। और इसका जो सही जवाब है बेटा, बालकृष्ण भट्ट नहीं है, बालकृष्ण भट्ट नहीं है, पंडित प्रताप नारायण मिश्र नहीं है, राधाचरण गोस्वामी नहीं है। इसका सही जवाब है बद्रीनारायण चौधरी प्रेम गहन। और ये भारतेंदु की पत्रिका है, ये भी आप याद रखिएगा। ठीक है, आइए आगे बढ़ते हैं हम प्रश्न संख्या 121 की तरफ बढ़ते हैं। 121 में क्या कहा गया? सरस्वती पत्रिका के संपादक कौन है। और इधर देखो मेरे प्यारे बच्चों, ये जो प्रश्न आपका है वो आपके बोर्ड पेपर में 2025 में आया हुआ प्रश्न है। ठीक है, तो इसमें क्या कहा गया है कि भाई सरस्वती पत्रिका कितनी बार हम लोग पढ़ चुके हैं ना, मैंने आपको बताया भी कई क्वेश्चनों में है, और इसको आप स्टार कर लो। सरस्वती पत्रिका हजारी प्रसाद द्विवेदी की नहीं है मेरे प्यारे बच्चों, शुक्ल साहब की भी नहीं है, महावीर प्रसाद द्विवेदी की है। बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। तो 121 का सही जवाब है ऑप्शन नंबर का महावीर प्रसाद द्विवेदी। और इस पत्रिका का संपादन उन्होंने कब से कब तक किया? तो 1903 से 1920 तक किया मेरे प्यारे बच्चों, 1903 से 1920 तक किया। ये भी आप याद रखिएगा, क्यों कब से कब तक किया ये भी पूछा जाता है। ठीक है, बात आ रही समझ में? आइए 122 की तरफ लोग चलते हैं। 122 में क्या बात कही गई मेरे प्यारे बच्चों? तो 122 में निम्नलिखित कथन में से कथन पहचान कर लिखना है। ठीक है, ध्रुव सामनी नाटक के लेखक रामकुमार वर्मा है। नहीं बच्चों, गलत हो जाएगा ये। आप तो क्या भूलूं क्या याद करूं? उपन्यास विधा की रचना है प्यारे बच्चों, नहीं है भाई, उपन्यास नहीं तो क्या है, आत्मकथा है। गोदान के लेखक प्रेमचंद है, ये बिल्कुल सही जवाब है, बिल्कुल सही जवाब है। ठीक है, गोदान के लेखक, गोदान एक उपन्यास है और इसके लेखक मुंशी प्रेमचंद जी हैं। मित्रता निबंध के लेखक डॉक्टर श्याम सुंदर दास है, नहीं, मित्रता रामचंद्र शुक्ल ने लिखा। तो 122 का सही जवाब क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों? गोदान के लेखक कौन है? मुंशी प्रेमचंद है। बात आ रही समझ में सभी को? 123 नंबर प्रश्न पे चलते हैं मेरे प्यारे बच्चों। तो इस प्रश्न में कहा गया है कि चंद छंद वर्णन की महिमा रचना है किसकी है। देखो पूछ लिया गया किसकी रचना है भाई, ये भी पूछ लिया जाता है, तो आप इसको भी अच्छे तरीके से जानिए। तो चंद छंद वर्णन की महिमा, ये गंग की रचना है, कवि गंग की ही रचना है, आप इसको याद रखिएगा। और कवि गंग कौन थे? तो अकबर के दरबारी कवि थे, ये भी आप याद रखिएगा। बात आई समझ में? तो 123 का सही जवाब है ऑप्शन नंबर का कवि गंग। ठीक है, आइए आगे बढ़ते हैं। 124 नंबर प्रश्न, बाणभट्ट की आत्मकथा के रचनाकार कौन है। और ये देखिए इधर 2024 के पेपर में ये प्रश्न आया हुआ है मेरे प्यारे बच्चों। तो बाणभट्ट की आत्मकथा 9 वाले बच्चे बता दें, 9 वाले बता दें, 12 वाले बता दें, जानते हैं आप अच्छी तरीके से। इतना मैं बता देता हूं कि बाणभट्ट की जो आत्मकथा है यह उपन्यास है। क्या है बेटा? उपन्यास है, इतना मैं बता दे रहा हूं। अब आप बताइए किसकी रचना है। तो ये रचना जो है जयशंकर प्रसाद की नहीं है मेरे प्यारे बच्चों। बिल्कुल सही जवाब हजारी प्रसाद द्विवेदी का है। इसके अलावा इन्होंने 3 और उपन्यास लिखे हैं, आप उसको भी याद रखिएगा। आनाम दास का पोथा, पुनर्नवा, चारुचंद्र लेख। ठीक है, तो ये भी आप याद रखिएगा, ये भी पूछ लिया जाता है, ये भी किस विधा की है? उपन्यास। आइए 125, उपन्यास सम्राट किसे कहा जाता है। देखो कितनी देर से मैं बताता चला आ रहा हूँ कि उपन्यास की बात हो तो किसका नाम लेना है? अज्ञे का नाम नहीं लेना है, प्रसाद जी का नाम नहीं लेना है, प्रेमचंद जी को। प्रेमचंद उपन्यास सम्राट हैं, ये भी आप याद रखिएगा। 1 नंबर का प्रश्न ये भी पूछा जाता है। 125 का सही जवाब है ऑप्शन नंबर का
प्रेमचंद। 126 1918 से 1938 तक का समय क्या है मेरे प्यारे बच्चों? तो 1918 से 1938 का समय कौन सा युग माना जाता है? शुक्ल युग माना जाता है, प्रेमचंद युग माना जाता है, प्रसाद युग। तो कितनी बार मैंने बताया है कि भाई जो शुक्ल युग है वही प्रेमचंद युग है, जो शुक्ल युग है वही प्रेमचंद युग है, वही प्रसाद युग है, वही छायावाद युग है। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों? ऑप्शन नंबर घ, उपर्युक्त सभी। देखो जो चीज़ें आप पढ़ते चले आ रहे हो वो प्रश्नों में भी आपको देखने को मिलेगा। कोई भी प्रश्न ऐसा नहीं है जो महत्वपूर्ण ना हो, यहाँ पर सारे महत्वपूर्ण प्रश्न पूछे आपको पढ़ाए जा रहे हैं, इसलिए चारों विकल्प आपको बताया जा रहा है। ठीक है, आइए आगे बढ़ते हैं। 127 में हरिवंश राय बच्चन द्वारा लिखित आत्मकथा 4 भागों में सम्मिलित नहीं है। भाई हरिवंश राय बच्चन ने अपनी आत्मकथा लिखी थी और उसके 4 भाग थे, तो मैंने 4 भाग के नाम आपको बताया ही हुआ। और इधर देखिए प्यारे बच्चों, ये 2025 के पेपर में आया हुआ है। यानी उनकी जो हरिवंश राय बच्चन की जो आत्मकथा है मेरे प्यारे बच्चों, वो 4 भाग में बटी थी। 4 भाग में बटी थी, तो 3 भाग तो उसी में से, लेकिन 1 भाग कोई इसमें ऐसा दिया है इस विकल्प में जो उसमें से नहीं है। ठीक है, तो कौन सा नहीं है? तो मैंने आपको बताया था कि हरिवंश राय बच्चन की आत्मकथा जो है वो पहले 4 भागों में विभक्त है। नीड़ का निर्माण, फिर क्या भूलूं क्या याद करूं, बसेरे से दूर, और एक मैंने बताया था 10 द्वार सोपान तक। ठीक है, तो इसमें आप देखिए क्या भूलूं क्या याद करूं भी मिल रहा है, बसेरे से दूर भी मिल रहा है, नीर का निर्माण फिर मिल रहा है, लेकिन इसमें जो नहीं मिल रहा है वो 10 द्वार सोपान तक, और उसकी जगह क्या लिखा है? मेरी आत्म कहानी लिखा है। तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा कि हरिवंश राय बच्चन द्वारा लिखी आत्मकथा के 4 भागों में सम्मिलित नहीं है, वो यही है मेरी आत्म कहानी। ठीक है, तो भाई मेरी आत्मकहानी है किसकी? तो बाबू श्याम सुंदर दास की आत्मकथा है, ये भी आप याद रखिएगा। आइए आगे बढ़ते हैं। 128 नंबर प्रश्न क्या कहता है? हिंदी गद्य के आरंभिक प्रयोग मिलते हैं राजस्थानी गद्य में, ब्रजभाषा गद्य में, पट्टे परवानों में, उपर्युक्त सभी। तो देखो बेटा, हिंदी गद्य का जो आविर्भाव माना जाता है वो 11वीं से 13वीं शताब्दी में माना जाता है, हिंदी गद्य का आविर्भाव। और इसमें सबसे पहले राजस्थानी गद्य मिले, फिर उसके बाद में गद्य बदले, फिर ब्रजभाषा गद्य आया, 14वीं से 17वीं शताब्दी में ब्रजभाषा गद्य चलाया। ठीक है, तो हिंदी आरंभिक प्रयोग जो मिलते हैं वो राजस्थानी गद्य में भी मिलते हैं, ब्रजभाषा गद्य में भी मिलते हैं, पट्टे परवानों में भी मिलते हैं। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? 128 का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर घ, उपर्युक्त सभी। आइए आगे बढ़ते हैं बेटा। प्रश्न संख्या 129 पे हम लोग पहुंच गए हैं। पूछा गया रक्षाबंधन नामक रचना किस विधा की है? तो ये आपको पढ़ाया गया है, बताया गया है। ठीक है, तो ये किसकी रचना है? हरिकृष्ण प्रेमी की रचना है, लेकिन विधा कौन सी है? तो आत्मकथा नहीं है मेरे प्यारे बच्चों, उपन्यास भी नहीं है मेरे प्यारे बच्चों। बिल्कुल सही जवाब है इसका नाटक है। क्या है? रक्षाबंधन क्या है? नाटक है एक। ठीक है, तो इसको आप याद रखिएगा। 129 का सही जवाब है ऑप्शन नंबर का नाटक है। 130 पे चलते हैं। 130 में कहा गया है अजातशत्रु, स्कंदगुप्त, ध्रुव स्वामिनी किसके नाटक हैं? किसके नाटक हैं? तो मुंशी प्रेमचंद के हैं? नहीं मेरे प्यारे बच्चों। लक्ष्मी नारायण मिश्र के हैं? नहीं। जयशंकर प्रसाद बिल्कुल सही जवाब है, क्योंकि इसी कारण ये नाटक सम्राट भी कहलाए। ठीक है, इसी कारण को नाटक सम्राट भी कहा गया। बात आ रही सभी को समझ में? बात आ रही सभी को समझ में मेरे प्यारे बच्चों? ठीक है, बात आ रही सभी को समझ में? दिक्कत तो नहीं है किसी को? तो 130 का सही जवाब क्या हो जाएगा? पर जयशंकर प्रसाद जी। आइए 131 पे चलते हैं। 131 में कहा गया है कि गोदान प्रसिद्ध उपन्यास है। तो बहुत देर से आप पढ़ते चले आ रहे हैं, देखिए आप 122 में आया हुआ भी है। ठीक है, 122 कह रहे हैं, 2024 में ये प्रश्न आया हुआ भी है। तो गोदान उपन्यास के लेखक कौन है मेरे प्यारे बच्चों? तो गोदान उपन्यास के लेखक भगवती चरण वर्मा नहीं हैं। रंगे राघव नहीं हैं। बिल्कुल सही जवाब है प्रेमचंद इसका सही जवाब है। ठीक है, बात आ रही समझ में सभी को? और 2024 के पेपर में आया हुआ। आगे बढ़ते हैं। 132 पे पहुंच गए। मानसरोवर नामक संकलन किस विधा से संबंध रखती है? यानी मानसरोवर जो संग्रह है किस विधा से? नाटक से? नहीं बच्चों, नाटक नहीं है, उपन्यास नहीं है, कहानी है। और किसकी कहानियों का संग्रह ये भी बता दो मेरे प्यारे बच्चों। तो मानसरोवर किसकी कहानियों का संग्रह? मुंशी प्रेमचंद की कहानियों का संग्रह। बात आ रही समझ में? बात आ रही समझ में सभी को? चलिए आगे बढ़ते हैं।
आचार्य रामचंद्र शुक्ल। 133 नंबर प्रश्न कहा गया आचार्य रामचंद्र शुक्ल का निबंध संग्रह का क्या नाम है? तो क्या नाम है? ठलुआ कलब नहीं नाम है बेटा, चिंतामणि। बिल्कुल सही जवाब इसका क्या हो जाएगा? चिंतामणि। निबंध संग्रह, इसी कारण श्रेष्ठ निबंधकार भी हैं। ठीक है, विचार भी थी, इन्हीं की रचना है शिव शंभू के चिट्ठे। तो इसका सही जवाब हो जाएगा 133 का चिंतामणि खा। आगे बढ़ते हैं मेरे प्यारे बच्चों। 134 कफन कहानी के कहानीकार कौन है? बताइए भाई, कफन कहानी अभी थोड़ी देर पहले हम लोगों ने पढ़ा था। जयशंकर है? नहीं है। जैनेन्द्र है? नहीं है। कौन है? मुंशी प्रेमचंद है। बिल्कुल सही जवाब है। ठीक है, आइए आगे बढ़ते हैं। मुंशी 135 नंबर कहा गया उदयभान चरित किस कहानी का दूसरा नाम है? यानी किस कहानी को उदयभान चरित के नाम से भी जाना जाता है? ठीक है, तो उदयभान जो चरित है उसमें किसमें दिखाया गया? कफन में नहीं दिखाया गया। इसका सही जवाब हो जाएगा रानी केतकी की कहानी, जिसको मुंशी इंसाल्लाह खां ने लिखा है, और इसी का दूसरा नाम क्या है? उदयभान चरित है। ठीक है, बात आती है और जो कहानियाँ इसमें दी हुई हैं, कफन ये मुंशी प्रेमचंद की कहानी है, शतरंज ये मुंशी प्रेमचंद की कहानी है, नमक का दरोगा ये भी मुंशी प्रेमचंद की ही कहानी है। तो 135 का जो सही जवाब है ऑप्शन नंबर खा। ठीक है, रानी केतकी कहानी, और इसको लिखा किसने? मुंशी इंसाल्लाह खां ने लिखा। बात आ रही सभी को समझ में? आइए आगे बढ़ते हैं। 136 नंबर प्रश्न देखते हैं। ईदगाह और नमक का दरोगा पूस की रात की कहानी के लेखक कौन है या कहानीकार कौन है? और आप इसको देखेंगे, ये प्रश्न आपकी यूपी बोर्ड परीक्षा 2024 में आया हुआ प्रश्न है। तो इसका सही जवाब आइए देखते हैं क्या हो सकता है। जयशंकर प्रसाद नहीं है मेरे प्यारे बच्चों। भगवती चरण वर्मा नहीं है। इसका सही जवाब है प्रेमचंद। ठीक है, प्रेमचंद हैं जो एक कहानी सम्राट भी हैं। तो इसका सही जवाब हो जाएगा प्रेमचंद। आइए आगे बढ़ते हैं। मैला आंचल ये कैसा उपन्यास है? तो आप पढ़ चुके हैं। मैला आंचल ये फणेश्वर नाथ रेणु का है, और ये ऐतिहासिक नहीं है मेरे प्यारे बच्चों, मनोवैज्ञानिक नहीं है। ये क्या है? आंचलिक उपन्यास है। तो जो मैला आंचल है, इसको हिंदी का प्रथम आंचलिक उपन्यास कहा जाता है, ये आप याद रखिएगा। ठीक है, आंचलिक उपन्यास कहा जाता है इसको। ठीक है, तो इसको आप लोग याद रखिएगा। हिंदी का प्रथम आंचलिक उपन्यास कौन सा है? मैला आंचल, और इसके लेखक कौन है? फणीश्वर नाथ रेणु। 138 नंबर प्रश्न में पूछा गया है शेखर एक जीवनी किस विधा की रचना है? तो देखो, मैं जो आपको बताया हूँ सब पूछा जा रहा है। मैंने बहुत पहले आपको बता दिया था कि ये रचना विधा के हिसाब से भी पूछा जाएगा। तो ये कहानी है? नहीं मेरे प्यारे बच्चों। नाटक है? नहीं प्यारे बच्चों। यात्रा साहित्य है? नहीं मेरे प्यारे बच्चों। क्या है? ये उपन्यास है। शेखर एक जीवनी किस विधा की रचना है मेरे प्यारे बच्चों? तो ये उपन्यास विधा की रचना। और किसकी रचना है? तो अज्ञे की है। ठीक है, ये आप याद रखिएगा। आइए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या पूछा गया है 139। उसने कहा था प्रसिद्ध कहानी के कहानीकार कौन है? तो उसने कहा था, मैंने आपको बताया पूर्वद्वीपीय कहानी है। ठीक है, और इधर देखिए आप 2025 के पेपर में आया हुआ है। तो यहाँ जो पढ़ाया जाएगा वो आपको पेपर में ज़्यादा बार आए हुए प्रश्न ही पढ़ाए जाएंगे। तो इसके लिए आप क्या करेंगे? इस वीडियो को ठीक तरीके से देखेंगे। ठीक है, तो बताइए जल्दी से। उसने कहा था प्रेमचंद ने लिखा है? नहीं मेरे प्यारे बच्चों। जैनेन्द्र ने लिखा है? नहीं। चंद्रधर शर्मा गुलेरी। बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा 139 का ऑप्शन नंबर का चंद्रधर शर्मा गुलेरी। आइए आगे बढ़ते हैं 140 की तरफ। चित्रलेखा उपन्यास के लेखक कौन है? तो रामदास गौड़ नहीं है बेटा, श्याम सुंदर दास बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, चित्रलेखा काव्य मलिक मोहम्मद जायसी ने भी लिखा है, तो आप इसको भी ध्यान में रखिएगा। आगे चलते हैं 141 नंबर प्रश्न पे। संस्कृति और सभ्यता निबंध के निबंधकार कौन है? तो संस्कृति और सभ्यता आपने पढ़ा ही है बच्चों मेरे। बताइए जल्दी से, संस्कृति और सभ्यता के लेखक कौन हैं? संस्कृति और सभ्यता के लेखक कौन है? जल्दी से बताइए। तो प्रेमचंद नहीं है प्यारे बच्चों। भगवती चरण वर्मा भी नहीं है मेरे प्यारे बच्चों। यशपाल ये भी नहीं है मेरे प्यारे बच्चों। फणीश्वर नाथ रेणु ये भी नहीं है। तो आप कहेंगे सर जी जब चारों ऑप्शन गलत हैं तो होंगे कौन? तो ये प्रश्न ही गलत इसमें पूछा गया है। 2024 में जो ये आया हुआ प्रश्न है ये बिल्कुल गलत पूछा गया है। ठीक है, संस्कृति और सभ्यता दो विद्वानों ने लिखा है, उसको आप मैं नोट करा दे रहा हूँ, नोट कर लेना। एक लिखा है वासुदेव शरण अग्रवाल ने लिखा है, ये आप लिख लेना, वासुदेव शरण अग्रवाल ने लिखा है। और दूसरा रामचंद्र शुक्ल ने लिखा है इसको। ठीक है, रामचंद्र शुक्ल ने लिखा है। तो दोनों ऑप्शन में नहीं है, इसलिए चारों विकल्प इसके गलत हैं। तो जब गलत हो सारे विकल्प तो आप कोई भी लगा दोगे तो सही चला जाएगा। बात आ रही समझ में? एक तो 141 में सारे विकल्प गलत हैं। आइए आगे बढ़ते हैं 142 की तरफ।
142 जो प्रश्न है बच्चों, ये बहुत पूछा नहीं जाता है, ये बहुत प्राचीन काल में चीज़ें पूछी जा रही थी, लेकिन अब नहीं पूछा जा रहा है, तो इसको आप काट देंगे, इसका बहुत जानना ज़रूरी नहीं है। 142 नंबर प्रश्न आप काट ही दीजिएगा। ठीक है, राजनीतिक ग्रंथ का रचना काल क्या है? 1800, 1801, 1802। इसका सही जवाब 1802 जरूर है, लेकिन ये पूछा नहीं जाता है। ठीक है, बात आ रही समझ में सभी को, तो इसको काट दीजिएगा। 143 नंबर प्रश्न, लिखी कागज कोरे, ये देखिए 2025 के पेपर में आया हुआ प्रश्न है। लिखी कागज कोरे, इंटर वाले बच्चे अच्छे से बता पाएंगे, तो बताइए बच्चों, लिख कागज कोरे क्या है? शांत प्रिय द्विवेदी ने लिखा है? नहीं बच्चों। कन्हैयालाल मिश्र प्रभाकर ने लिखा है? नहीं बच्चों। प्रभाकर माचपे ने लिखा है? नहीं बच्चों। अज्ञे जी ने लिखा है? बिल्कुल सही जवाब। लिख कागज कोरे ये अज्ञे की रचना है। ठीक है, बात आ रही समझ में? आइए आगे बढ़ते हैं। 144 नंबर प्रश्न कहता है कि राजस्थानी गद्य का प्रारंभिक रूप कब से मिलता है? तो इसका सही जवाब जो हो जाएगा 10वीं शताब्दी के आसपास, नहीं 11वीं शताब्दी, यही सही है आपका। यानी आप राजस्थानी गद्य को देखेंगे तो 11वीं से 13वीं शताब्दी के बीच मिलता है। तो दूसरा जो ऑप्शन ख है इसका, वो सही हो जाएगा 11वीं शताब्दी के आसपास। आइए आगे बढ़ते हैं। अगहन महात्म और बैसाख महात्म्य किसकी रचना है? सूरत मिश्र की नहीं है, नाभादास की नहीं है, बैकुंठ मणि शुक्ल की है। ठीक है, बैकुंठ मणि शुक्ल की रचना है, तो आप इसको याद रखिएगा। अगहन महात्म और बैसाख महात्म ये ब्रजभाषा गद्य लेखकों में भी गद्य लेखकों में ही आते हैं, जिसमें 2 महीनों के बारे में इन्होंने बताया है। बैकुंठ मणि शुक्ल की रचना है, तो ये आप याद रखिएगा। ठीक है, बात आई समझ में? 145 तक समझ में आया। 146 नंबर प्रश्न क्या कहता है? सोमवंशन की वंशावली कृत की रचना काल क्या है? तो ये भी, इसको भी आप काट दीजिएगा, ये बहुत पुराने प्रश्न हैं, ये पेपर में पूछे नहीं जाते हैं। ठीक है, तो इसको भी आप काट दीजिएगा। आइए आगे बढ़ते हैं। तो 147 नंबर प्रश्न क्या कहता है बच्चों? आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने खड़ी बोली गद्य की प्रथम रचना किसे माना है? और ये मैं आपको कई बार बता चुका हूँ और आपने भी देखा है। ठीक है, तो आइए देखते हैं इसका सही जवाब किसे माना है। प्रेम सागर को नहीं माना है बच्चों, तो ये गलत हो जाएगा। और सुख सागर को भी नहीं माना है, गलत हो जाएगा। और भाषा योग वशिष्ठ को नहीं माना है, तो माना किसे है बच्चों? तो चंद छंद वर्णन की महिमा को। इंटर के पेपर में ये प्रश्न आया हुआ था 2023 में। ठीक है, तो इसको अच्छी तरीके से याद कर लीजिएगा। बाकी सभी ने तो हिंदी खड़ी बोली गद्य की रचना गोरा बादल की कथा को माना है, लेकिन आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने हिंदी खड़ी बोली गद्य की प्रथम रचना चंद छंद वर्णन की महिमा को माना है। तो 147 का सही जवाब क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों? चंद छंद वर्णन की महिमा। बाकी और जो रचनाएं दी हुई हैं, प्रेम सागर रचना ये लल्लू लाल की है, सुख सागर रचना ये सदा सुखलाल की है, भाषा योग वशिष्ठ राम प्रसाद निरंजनी की है, ये भी आप याद रखिएगा। आइए आगे बढ़ते हैं। 148 नंबर प्रश्न में रामचंद्र शुक्ल की रचना है, तो बताइए इसमें से रामचंद्र शुक्ल की रचना कौन है? तो पहला जो जवाब इसका है त्रिवेणी, यही सही हो जाएगा। जो एक आलोचनात्मक ग्रंथ है बेटा त्रिवेणी, यही रामचंद्र शुक्ल की रचना है, इसको आप ध्यान में रखेंगे। ठीक है, इसको आप याद रखेंगे। और समाज और साहित्य जो है बेटा, ये प्रोफेसर जी सुंदर रेड्डी की रचना है, इसको भी आप याद रखिएगा। ठीक है, ये भी पूछा जाता है। कालिदास की निरंकुशता, कालिदास की निरंकुशता बताओ किसकी रचना है? तो कालिदास की निरंकुशता यह महावीर प्रसाद द्विवेदी की रचना है, ये भी पूछ लिया जाता है। अच्छा ये देखो इधर, ये जो प्रश्न हमने अभी कराया है रामचंद्र शुक्ल की रचना है, ये 2025 के पेपर में आया हुआ था, तो त्रिवेणी इसका सही जवाब है। 148 का हो जाएगा सही जवाब। ठीक है, आइए आगे बढ़ते हैं। 149 की तरफ से, आचार्य रामचंद्र शुक्ल किस युग के लेखक हैं? तो किस युग के लेखक हैं? इधर देखिए 2023 के प्रश्न में, 2023 के पेपर में आया हुआ है। तो किस युग के लेखक हैं? आप सभी जानते हैं कि इन्हीं के नाम पर छायावाद युग का नाम क्या पड़ा? शुक्ल युग पड़ा। तो ऑप्शन का जो है सही हो जाएगा शुक्ल युग। और इधर आप देख रहे होंगे कि जितने ये प्रश्न अब मैं करा रहा हूँ सारे पेपरों में आए हुए हैं, तो ये पूरी सीरीज आपके लिए अमृत है, इसको कर लीजिएगा। 150 में पूछा गया है कि गबन किस विधा की रचना है? बताओ, इतना आसान आसान प्रश्न और आप ना करके आओ तो बहुत भाई आपके लिए बेकार बात है। तो नाटक है? नहीं बच्चों, नाटक नहीं है। एकांकी है? नहीं, एकांकी नहीं है। उपन्यास है? बिल्कुल सही जवाब है, उपन्यास है। किसका उपन्यास है गबन? मुंशी प्रेमचंद का है। आइए आगे बढ़ते हैं। 151 नंबर प्रश्न, कंकाल के लेखक कौन है? बताओ, कंकाल के लेखक मुंशी प्रेमचंद है? नहीं प्यारे बच्चों, मुंशी प्रेमचंद्र नहीं है। ठीक है, कंकाल है क्या पहले तो ये बता दो। कंकाल उपन्यास है, और इसके लेखक कौन है? जयशंकर प्रसाद जी हैं। कौन है इसके लेखक? जयशंकर प्रसाद जी हैं, ये आप याद रखिएगा।
152 नंबर प्रश्न क्या कहता है, पंच परमेश्वर कहानी के लेखक कौन है? तो पंच परमेश्वर कहानी के लेखक प्रेमचंद है बच्चों, ठीक है, कहानी प्रेमचंद ने लिखी हुई है। आइए आगे बढ़ते हैं, 153 नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं। शेखर एक जीवनी उपन्यास के लेखक कौन है? धर्मवीर भारती हैं। नहीं बच्चों, ये देखो शेखर एक जीवनी कितनी बार पूछा गया है, और इधर आप देख सकते हैं मेरे प्यारे बच्चों, 2023 में आया तो 25 में आया, तो इस बार 26 में आएगा ज़रूर, ठीक है। तो धर्मवीर भारती नहीं है, प्रेमचंद भी नहीं है, हरीश्वर नाथ रेणु ये भी नहीं है कौन? है कौन? तो है अज्ञे, ठीक है। इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? अज्ञे जी हैं। यानी शेखर एक जीवनी जो उपन्यास है उसके लेखक कौन है? अज्ञे जी हैं। तो ये बहुत महत्वपूर्ण है, इसको आप याद रखिएगा। आइए आगे बढ़ते हैं प्यारे बच्चों, प्रश्न संख्या 154 पे हम लोग चलते हैं। 54 में क्या कहा गया है? अपनी खबर, ये देखिए कितनी बार प्रश्न आया है, 2023 में भी आया हुआ प्रश्न है। अपनी खबर कई बार बताया गया है। ये अपनी खबर पांडे बेचन शर्मा उग्र की आत्मकथा है। बिल्कुल पहला ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। पहला ऑप्शन पांडे बेचन शर्मा उग्र की क्या है? आत्मकथा है। मैंने आपको बताया भी था। यानी इससे 3 क्वेश्चन बने। पहला पूछा गया अपनी खबर किस विधा की रचना है, फिर पूछा गया जो अपनी खबर आत्मकथा है उसके लेखक कौन है, ठीक है। तो इस तरीके से पूछ लिया जाता है, आप ध्यान दीजिएगा इसको। आइए आगे बढ़ते हैं, प्रश्न संख्या 155 की तरफ। निम्नलिखित में से एक कथन सही है, 2023 में आया हुआ है, तो इसको भी देखते हैं। निम्नलिखित में से एक कथन सही, गुनाहों का देवता मुंशी प्रेमचंद है। नहीं बच्चों, धर्मवीर भारती है, तो पहला गलत हो जाएगा। भारतेंदु हरिश्चंद्र आलोचना साहित्य के जनक माने जाते हैं। नहीं बच्चों, ये भी भाई गलत है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, तीसरा प्रश्न क्या कहता है? गेहूं और गुलाब राम वृक्ष बेनीपुरी की रचना है। बिल्कुल सही जवाब है बच्चों, ठीक है। और ऑप्शन नंबर चौथा क्या है? ईर्ष्या ना गई तो मेरे मन से, किसने लिखा? जयप्रकाश भारती ने, रामधारी सिंह दिनकर ने लिखा। तो ये भी ऑप्शन आपका गलत हो जाएगा। यानी 155 का जो सही जवाब है गेहूं और गुलाब राम वृक्ष बेनीपुरी की रचना है। राम वृक्ष बेनीपुरी भी बहुत इंपॉर्टेंट हैं, ठीक है। इनकी रचनाओं में बहुत सारी रचनाएं हैं जो पूछी जाती हैं, ठीक है। इनकी यात्रा वृत्तांत हैं, उड़ते चलो पतितों के देश में। इसके अतिरिक्त इनकी रचनाएं हैं, मील का पत्थर है, एक रेखा चित्र इनका है, मील का पत्थर, लाल तारा। हाँ, तो इनको याद रखिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है राम वृक्ष बेनीपुरी। तो 155 का सही जवाब है ऑप्शन नंबर गा, राम वृक्ष बेनीपुरी। गेहूं और गुलाब के लेखक राम वृक्ष बेनीपुरी हैं। आइए आगे बढ़ते हैं। तो बच्चों 155 नंबर तक हमने देख लिया, अब 156 पे चलते हैं। 156 नंबर प्रश्न पूछा गया है कि भारत दुर्दशा किस विधा की रचना है? बताओ बच्चों, भारत दुर्दशा किस विधा की रचना है? तो ये आपको बता दी गई अच्छे तरीके से कि जीवनी नहीं है, आत्मकथा नहीं है, रेखा चित्र नहीं है, एकांकी नहीं है, ठीक है। भारत दुर्दशा यानी चारों ऑप्शन इस प्रश्न के गलत हैं बच्चों। ये चारों ऑप्शन इस प्रश्न, ऐसा भी हो सकता है कि चारों ऑप्शन आए और चारों के चारों गलत हो जाएं। भारत दुर्दशा बच्चों एक नाटक है। भारत दुर्दशा क्या है? नाटक है, और 2 लोगों ने इसको लिखा है, ठीक है। भारत दुर्दशा नाटक है और 2 लोगों ने इसको लिखा है। लिखा किसने किसने है? भारतेंदु हरिश्चंद्र जी ने लिखा है और पंडित प्रताप नारायण मिश्र ने लिखा है। तो इस समय आप देखेंगे चारों ऑप्शन आपका गलत है, ठीक है। आइए 157 नंबर प्रश्न पे चलते हैं। शुक्लयुग का नामकरण किस विद्वान के नाम पर किया गया? तो शुक्लयुग जानते हैं आचार्य रामचंद्र शुक्ल के नाम पर ही किया गया, तो इसका सही जवाब हो जाएगा आचार्य रामचंद्र शुक्ल। और ये सारे प्रश्न आप देख सकते हैं मेरे प्यारे बच्चों, ये सारा प्रश्न आपके बोर्ड में आया हुआ है, जितना मैं बता रहा हूँ सारा प्रश्न में आया हुआ है। तो इसको बिल्कुल, ये वीडियो अमृत वीडियो है आपके लिए, खुद तो देखेंगे, दोस्तों को बताएं, जो टॉप करना चाहते हैं वो ज़रूर देखें। सेवा सदन उपन्यास के लेखक कौन है? बिल्कुल आप जानते हैं, उपन्यासकार हैं बहुत बड़े। तो जैनेन्द्र नहीं है, तो आपका ये ऑप्शन क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों, ठीक है। जैनेन्द्र गलत हो जाएंगे। यशपाल भी नहीं है। प्रेमचंद, यही सही जवाब है आपका, प्रेमचंद ही है इसके सही जवाब है, ठीक है। प्रेमचंद ही इसके सही जवाब है। बात आ रही सभी को समझ में? प्रेमचंद इसका सही जवाब। अब इधर देखिए, ये क्वेश्चन जो है वो 2 बार पूछा गया है, 23 में भी 25 में भी पूछा गया है, तो इसको अच्छे से आप याद रखिएगा। बाद में आए 158 का सही जवाब है प्रेमचंद, ठीक है। 159 पे चलते हैं। 159 क्या कह रहा है? 159 में पूछा गया शुक्लयुग के नाटककार निम्नलिखित में से कौन नहीं है? यानी इसमें से ऐसे कौन से नाटककार हैं जो शुक्लयुग, छायावाद युग या जयशंकरवाद या प्रसाद युग के नहीं है? तो जयशंकर प्रसाद तो हैं भाई,
डॉक्टर राम कुमार वर्मा ये भी हैं। हरिकृष्ण प्रेमी ये भी छायावाद से संबंध रखते हैं। भारतेंद्र जी किस युग से संबंध रखते हैं? भाई भारतेंद्र जी जो है भारतेंद्र युग से संबंध रखते हैं। तो 159 का सही जवाब हो जाएगा भारतेंद्र हरिश्चंद्र। बात आ रही समझ में? आइए आगे बढ़ते हैं। 160 प्रसिद्ध आत्मकथा क्या भूलूं क्या याद करूं के लेखक कौन है? यानी ये प्रश्न बिल्कुल घूम घूम के आ रहा है, ये प्रश्न आपका पीछा छोड़ने वाला नहीं है। तो क्या भूलूं क्या याद करूं किस विधा की है? आत्मकथा की है। और इसके लेखक कौन है? तो हरिवंश राय बच्चन सही जवाब हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों। बात आ रही समझ में सभी के? आइए आगे बढ़ते हैं। 161 निम्नलिखित में से कौन प्रसिद्ध यात्रा साहित्यकार है? कौन प्रसिद्ध यात्रा साहित्यकार है? ठीक है, तो इसमें जयशंकर प्रसाद जी नहीं है प्यारे बच्चों, इन्होंने यात्रा पर कुछ नहीं लिखा। प्रेमचंद्र ने भी यात्रा पर कुछ नहीं लिखा। बिल्कुल सही जवाब है राहुल सांस्कृत्यायन। और ये क्वेश्चन फिर से घूम करके आपके बीच में आया है, 2023 के पेपर में आया हुआ है, तो इसको आप अच्छे तरीके से पढ़ लीजिएगा। 161 का सही जवाब है ऑप्शन नंबर गा राहुल सांस्कृत्यायन। ठीक है, आइए अगले 162 पे चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन शुक्लोत्तर युग के लेखक हैं? तो इसमें 4 ऑप्शन दिए हैं, वासुदेव शरण अग्रवाल, पंडित प्रताप नारायण मिश्र, किशोरीलाल गोस्वामी, श्याम सुंदर दास। तो इसका जो सही जवाब है बच्चों वासुदेव शरण अग्रवाल, ऑप्शन नंबर का ये सही हो जाएंगे, क्योंकि पंडित प्रताप नारायण मिश्र ये भारतेंद्र युग के हैं। ठीक है, किशोरीलाल ये द्विवेदी युग के हैं। श्याम सुंदर दास बहुत आगे तक बढ़ पाए तो ये शुक्ल युग तक बढ़ पाए, तो ये भी ऑप्शन में नहीं होंगे। ठीक है, तो 162 का सही जवाब है ऑप्शन नंबर का वासुदेव शरण अग्रवाल। और वासुदेव शरण अग्रवाल की बात आ गई तो मैं इनकी कुछ रचनाएं यहाँ आपको बता देता हूँ। वासुदेव शरण अग्रवाल की रचनाओं में पृथ्वी पुत्र है, कल्प वृक्ष है, वाग्धारा है, भारत संस्कृति सभ्यता और संस्कृति है। ठीक है, ये इनकी रचनाएं आप याद रखिएगा, पूछा जाता है। और ये इनकी रचना है पर्णिकालीन भारत, वो भी पूछा जाता है पेपर में। इंटर वाले बच्चे अच्छे तरीके से इनको जानते होंगे, क्योंकि उन्होंने लिखा राष्ट्र का स्वरूप पहला चैप्टर है। इनका जन्म 1904 ईस्वी में हुआ था। ठीक है, ये भी आप याद रखिएगा। आइए आगे बढ़ते हैं। 163 नंबर प्रश्न। 163 नंबर प्रश्न क्या कहता है? पंचांग दर्शन के रचनाकार कौन है? तो पंचांग दर्शन ये जो है खड़ी बोली के आरंभ में लिखी गई रचना है, और ये मथुरानाथ शुक्ल जो है प्यारे बच्चों इसके लेखक हैं। मथुरानाथ शुक्ल पंचांग दर्शन के जो लेखक हैं मथुरानाथ शुक्ल हैं। बात आ रही समझ में? आइए आगे बढ़ते हैं। 164 नंबर प्रश्न पूछा गया है कि पंडित प्रताप नारायण मिश्र जो है वो किस युग के लेखक हैं? तो पंडित प्रताप नारायण मिश्र किस युग के लेखक हैं? जल्दी से बता दो। द्विवेदी युग के हैं, भारतेंद्र युग के हैं, शुक्ल युग के हैं, शुक्लोत्तर युग के हैं। तो अभी थोड़ी देर पहले ही मैंने आपको बताया कि भाई जो ये हैं पंडित प्रताप नारायण मिश्र द्विवेदी युग के नहीं है बच्चों, ये किस युग के हैं? भारतेंद्र युग के हैं। और मैंने वीडियो भारतेंद्र युग पर, द्विवेदी युग पर, छायावाद युग पर बनाया भी हुआ है, जिसमें पत्रिकाओं के बारे में और उस युग के लेखकों के बारे में भी बताया है। तो पंडित प्रताप नारायण मिश्र की पत्रिका क्या है, ये आपके लिए होमवर्क है। बताइएगा कमेंट बॉक्स में कि पंडित प्रताप नारायण मिश्र ने कौन सी पत्रिका का संपादन किया है। आइए आगे बढ़ते हैं। गुनाहों का देवता रचित विधा है। देखो यही प्रश्न कितनी बार घुमा के पूछा जा रहा है, तो ये सब प्रश्न अगर आप नहीं पढ़ेंगे तो आप मान के चलिए कि आप अपने साथ छल कर रहे हैं। तो गुनाहों का देवता धर्मवीर भारती ने लिखा है। और क्या है बेटा? तो ये कहानी नहीं है, हाँ बिल्कुल सही है, उपन्यास है। इसके अलावा सूरज का 7वां घोड़ा है ना, ठंडा लोहा है, ये भी इन्हीं की रचना है। तो ये याद रखिएगा। 165 का सही जवाब है ऑप्शन नंबर का उपन्यास है। ठीक है, हंस पत्रिका के संपादक कौन है, या हंस पत्रिका के प्रथम संपादक कौन है? ठीक है, तो ये प्रश्न आपको देखिए कितनी बार आया है। अगर ये ना पढ़ो तो आप अपने साथ छल कर रहे हो कि नहीं। यानी हर एक बार हर पेपर में पूछा गया प्रश्न, 23 में पूछा, 24 में पूछा, तो 25 में नहीं आया तो 26 में आएगा ही आएगा। इसलिए इसको अच्छे से पढ़ लेना। ठीक है, हंस पत्रिका के प्रथम संपादक या हंस पत्रिका के संपादन की बात की जाए तो मुंशी प्रेमचंद इसके सही जवाब हैं। मुंशी प्रेमचंद इसके सही जवाब हैं। 166 का सही जवाब क्या हो जाएगा? मुंशी प्रेमचंद्र हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों। बात आ रही सभी को समझ में? आइए आगे बढ़ते हैं। पूछा गया है 167 नंबर प्रश्न पे, कलम का सिपाही किस विधा की रचना है? तो कलम का सिपाही लिखा किसने? तो अमृत राय ने लिखा। और संस्मरण नहीं है प्यारे बच्चों, रेखा चित्र नहीं है, जीवनी है,
अमृत राय ने लिखा कलम के सिपाही, और किसकी जीवनी है? तो मुंशी प्रेमचंद की जीवनी है। और एक बात आप देखते रहिए, इधर के जो सारे प्रश्न मैं अब करा रहा हूँ, ये सारे प्रश्न आपके बोर्ड में आए हुए प्रश्न हैं। ऐसा कोई प्रश्न इसमें है ये नहीं है कि जो आपके बोर्ड में ना आया हो। तो इनको अगर आप नहीं पढ़ रहे हैं तो अपने साथ आप छल कर रहे हैं। ठीक है, आइए आगे बढ़ते हैं। 168 नंबर प्रश्न, लहरों के राजहंस के लेखक कौन है? बच्चों 2023 में आया हुआ प्रश्न है, लहरों के राजहंस के लेखक कौन है? तो लहरों के राजहंस के जो लेखक हैं मेरे प्यारे बच्चों, धर्मवीर भारती नहीं है, मोहन राकेश बिल्कुल सही जवाब है। लहरों के राजहंस मैं आपको पहले भी बता चुका हूं, जब इनके एक नाटक के बारे में हमने पढ़ा था, आधे अधूरे के बारे में, तभी मैंने बताया था कि लहरों के राजहंस मोहन राकेश हैं, इसके लेखक हैं। और ये किस विधा की है? तो लहरों के राजहंस नाटक विधा की रचना है। इसके अलावा आषाढ़ का एक दिन, लहरों के राजहंस और आधे अधूरे, अंतराल जैसी रचनाएं भी इन्हीं की हैं। इनकी एकांकियों में पसलियाँ टूटती हैं, सिपाही, कीमा, है ना, अंडे के छिलके इत्यादि इनकी एकांकियाँ हैं, ये भी आप याद रखिएगा। 169 नंबर प्रश्न पे चलते हैं। मैला आंचल, मैला आंचल पूछा गया था किस प्रकार का उपन्यास है? तो हमने आंचलिक उपन्यास किया था। किसकी रचना है? फणीश्वर नाथ रेणु की रचना है बच्चों। तो इसका सही जवाब हो जाएगा 169 का सही जवाब है फणीश्वर नाथ रेणु। ठीक है, बात आ रही सभी को समझ में। और इधर आप देख सकते हैं ये सारे प्रश्न आपके बोर्ड में आए हुए प्रश्न हैं, तो इसलिए इनको आप अगर नहीं पढ़ रहे हैं तो अपने साथ आप जान लीजिए क्या कर रहे हैं, विश्वासघात कर रहे हैं। आइए आगे बढ़ते हैं। चलिए बच्चों, हमने देख लिया 169 नंबर प्रश्न तक। अब 170 नंबर प्रश्न देखते हैं। शुक्ल युग के प्रसिद्ध उपन्यासकार कौन है भाई? शुक्ल युग के प्रसिद्ध उपन्यासकार कौन है? जल्दी से बताओ बच्चों, शुक्ल युग के प्रसिद्ध उपन्यासकार का कौन है? तो रंगे राघव हैं? नहीं भाई, उपन्यासकार नहीं है ये। ठीक है, धर्मवीर भारती हैं? नहीं है, धर्मवीर भारती नहीं है जी। भगवती चरण वर्मा, यही आपका ऑप्शन सही हो जाएगा। भगवती चरण वर्मा ही सही जवाब है। ठीक है, तो 170 का सही जवाब क्या हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों? भगवती चरण वर्मा इसका सही जवाब हो जाएगा। बात आ रही समझ में सभी को? चलिए 171 पे चलते हैं। विष्णु प्रभाकर किस युग के कहानीकार हैं? विष्णु प्रभाकर किस युग के कहानीकार हैं? जल्दी से बताओ मेरे प्यारे बच्चों। विष्णु प्रभाकर ने एक जीवनी लिखी है शरतचंद्र चट्टोपाध्याय की, जिसका नाम है आवारा मसीहा, जो आपके पेपर में बहुत पूछा जाता है। वैसे ये भी प्रश्न आपके 2024 पेपर में पूछा गया है। ठीक है, तो भारतेंदु युग के कहानीकार हैं? नहीं मेरे प्यारे बच्चों, भारतेंदु युग के नहीं हैं। छायावाद के हैं? छायावाद के भी नहीं हैं। द्विवेदी युग के हैं? द्विवेदी युग के भी नहीं हैं। इनमें से कोई नहीं, ये भी आपका यही ऑप्शन सही हो जाएगा। यानी इन तीनों में से नहीं है तो क्या हो जाएगा? इनमें से कोई नहीं। तो ये जान लो कि विष्णु प्रभाकर किस युग के हैं? तो ये स्वतंत्रोत्तर युग के हैं। ठीक है, स्वतंत्रोत्तर युग के हैं। और इनकी जो एक जीवनी है वो आप अच्छे तरीके से इनको याद रखिएगा। इनकी जीवनी का नाम है आवारा मसीहा, जो इन्होंने लिखी है शरतचंद्र चट्टोपाध्याय की जीवनी है। तो उसके बाद इसको ध्यान में रखिएगा। इसके अलावा इनकी रचनाओं में डॉक्टर है, समाधि है, टूटते परवेश है, ये भी इनकी रचनाएं हैं। आप याद रखिएगा। इनकी एक कहानी है रहमान का बेटा, तो भी आप याद रखिएगा। ठीक है, 2024 पेपर में आया हुआ प्रश्न। आगे चलते हैं। 172 की तरफ। चेखो एक इंटरव्यू के लेखक हैं। तो चेखो एक इंटरव्यू बच्चों, ये एक भेंट वार्ता है। क्या है बच्चों? एक भेंट वार्ता है चेखो एक इंटरव्यू। और इसके जो लेखक हैं वो कौन है? आइए देखते हैं उसको। तो डॉक्टर राजेंद्र यादव हैं, रामविलास शर्मा हैं, प्रभाकर माचबे हैं, देवेंद्र सत्यार्थी हैं। 2024 में आया हो। बताओ, राजेंद्र यादव ही इसका सही जवाब है मेरे प्यारे बच्चों। राजेंद्र यादव ही सही जवाब हो जाएगा। चेखो एक इंटरव्यू के लेखक हैं। एक पत्रिका राजेंद्र यादव की मैंने बताई थी, कमेंट बॉक्स में आप लोग बताइएगा क्या नाम है राजेंद्र यादव की पत्रिका का, क्या नाम है। ठीक है, आइए आगे बढ़ते हैं। 173 नंबर प्रश्न, ध्रुव स्वामिनी नाटक के रचनाकार कौन है? ध्रुव स्वामिनी नाटक किसका है? ठीक है, तो ये देखिए, इधर आप देख सकते हैं कि ये जो प्रश्न है ये बिल्कुल छाया हुआ है। यानी 2023 में भी आया, 24 में भी आया, 25 में आया। तो जयशंकर प्रसाद के नाटकों को एकदम पकड़ के रखना बच्चों। ठीक है, तो बताओ जल्दी से इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? क्या है? तो मैंने बता भी दिया आपको कि जयशंकर है तो प्रेमचंद नहीं होंगे, हरिकृष्ण प्रेमी नहीं होंगे, जयशंकर प्रसाद इसका सही जवाब है। ठीक है, तो ध्रुव स्वामिनी, यानी कई प्रश्न 5 बार 6 बार हमने देखा कि ध्रुव स्वामिनी से प्रश्न आया है। तो 173 का सही जवाब ऑप्शन नंबर ग, जयशंकर प्रसाद। ठीक है, 174 स्मृति की रेखाएं साहित्य की विधा है।
स्मृति की रेखाएं पहले तो जान लो मेरे प्यारे बच्चों किसकी रचना है, तो ये महादेवी वर्मा की रचना है। ठीक है, महादेवी वर्मा की रचना है और ये जीवनी नहीं है, भेंट वार्ता नहीं है, ये क्या है, ये संस्मरण है। ये क्या है, ये संस्मरण है, 2023 में आया हुआ प्रश्न है। तो 174 का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर गा, संस्मरण। आगे बढ़ते हैं, शुक्लोत्तर युग के लेखक कौन हैं? शुक्लोत्तर युग छायावाद उत्तर युग जिसे कहा जाता है। तो आप देखिए राधाचरण गोस्वामी ये भारतेंदु युग में आते हैं, तो ये नहीं होंगे। चतुर्सेन शास्त्री ये भी नहीं होंगे। दौलत राम ये भी खड़ी बोली के प्रारंभ में आते हैं। सही जवाब क्या है? धर्मवीर भारती, ये शुक्लोत्तर छायावाद उत्तर युग के कवि या लेखक इनको आप कह सकते हैं। ठीक है, तो 2023 में ये भी आया हुआ प्रश्न है। तो 175 का सही जवाब क्या है? ऑप्शन नंबर घ, धर्मवीर भारती। 176 नंबर प्रश्न, रस मीमांसा के लेखक कौन है? महादेवी वर्मा है, रामचंद्र शुक्ल हैं, निराला हैं, महावीर प्रसाद द्विवेदी हैं। कौन है बताओ जल्दी से। तो इसका जो सही जवाब है महादेवी नहीं होंगे बेटा। ठीक है, इसका सही जवाब है रस मीमांसा क्या है? रामचंद्र शुक्ल की रचना है। ठीक है, तो 176 का सही जवाब क्या है? खा, रामचंद्र शुक्ल, और 2023 के पेपर में आया हो। यानी जितने प्रश्न मैं बता रहा हूँ इधर आप ध्यान से देख लीजिए कि एक एक प्रश्न पेपर में आपके आया हुआ है, तो इसको आप अच्छे तरीके से पढ़ लीजिएगा। ठीक है, आइए आगे बढ़ते हैं। 176 तक हमने कर लिया, अब 177 देखते हैं। ध्यान से आप देखिए, ये जो जितने भी प्रश्न हैं मैं आपको जो बता रहा हूँ सारे के सारे बोर्ड पेपर में आए हुए प्रश्न हैं। तो ये ऐसा कहीं नहीं मिलेगा आपको, 2-4 प्रश्न लोग बता के कह देंगे कि यही आएगा, लेकिन मैं ऐसा नहीं करता हूँ। मैं आपको भाई जो प्रश्न इंपॉर्टेंट है वो सारे बताऊँगा, पढ़ना ना पढ़ना वो आपका अपना दायित्व है। तो पढ़ लीजिए अच्छे तरीके से, अगर पास होना तो ये सारे प्रश्न आप एकदम नोट डाउन कर लीजिए, बहुत ही महत्वपूर्ण हैं और इसी में से आएंगे। तो इसलिए आप अगर 10 नंबर पाना चाहते हैं तो इन प्रश्नों को पढ़ लें अच्छे तरीके से। 177 नंबर, तितली कृति किस विधा की है? तितली कृति किस विधा की है जल्दी से बताओ। कहानी है? कहानी नहीं है भाई। जीवनी है? नहीं है जीवनी। उपन्यास है? बिल्कुल सही जवाब है। तो किसका उपन्यास अब ये भी बता दो। तो ये जयशंकर प्रसाद जी का उपन्यास है। तो 177 का जो सही जवाब हो जाएगा बच्चों वो क्या होगा? ऑप्शन नंबर गा, उपन्यास। 178 पे आते हैं, कलम की सिपाही जीवनी है। देखो कलम का सिपाही कितनी बार पूछा गया है, तो अगर आप कलम का सिपाही नहीं पढ़ रहे हो तो आप अपने साथ छल कर रहे हो। ठीक है, तो कलम का सिपाही जीवनी किस विधा की है? जीवनी है। और किसकी रचना है? तो ये मुंशी प्रेमचंद की जीवनी है। ठीक है, तो इस समय पूछा गया है जयशंकर प्रसाद की जीवनी है। नहीं जी, जयशंकर प्रसाद की जीवनी नहीं है, बिल्कुल प्रेमचंद की जीवनी है। इनके बेटे अमृत राय ने लिखा। तो कल 178 का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर खा। ठीक है, 179 पे चलते हैं, झूठा सच उपन्यास के लेखक कौन है? झूठा सच उपन्यास के लेखक कौन है? यशपाल हैं, कमलेश्वर हैं, रंगे राघव हैं, चतुर्सेन शास्त्री हैं। तो बिल्कुल सही जवाब है, कई बार ये आप प्रश्न आ चुका है, यशपाल ही हैं। ठीक है, इसके अलावा इन्होंने कामरेड, देशद्रोही जैसे उपन्यास भी लिखे हैं। तो यशपाल झूठा सच उपन्यास के लेखक हैं। 179 का सही जवाब क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों? ऑप्शन नंबर का यशपाल। 180 पे चलते हैं, पूछा गया 180 में आचार्य रामचंद्र शुक्ल प्रसिद्ध हैं, किस विधा के लिए प्रसिद्ध हैं? तो आप जल्दी से बताइए क्या लिखने के लिए प्रसिद्ध हैं आचार्य रामचंद्र शुक्ल? कहानी लेखन के लिए नहीं भाई, कहानी लिखी है ज़रूर लेकिन 1-2 लिखी है। उपन्यास लिखा है? नहीं लिखा है। ठीक है, तो इसके लिए नहीं प्रसिद्ध। आलोचना साहित्य, सबसे बड़ी बात जो है किसके लिए प्रसिद्ध हैं? आलोचना साहित्य के लिए प्रसिद्ध हैं। ठीक है, तो ये आपका सही जवाब हो जाएगा। 180 का सही जवाब क्या हो जाएगा? आलोचना साहित्य। 180 का सही जवाब क्या हो जाएगा? आचार्य रामचंद्र शुक्ल किसके लिए प्रसिद्ध है? आलोचना साहित्य के लिए प्रसिद्ध है। बात आ रही समझ में सभी को? आगे बढ़ते हैं। 181, परीक्षा गुरु किस विधा की रचना है? परीक्षा गुरु किस विधा की रचना है बच्चों? तो जल्दी से बता दो, परीक्षा गुरु किस विधा की रचना है? आत्मकथा है, एकांकी है, उपन्यास है, रेखा चित्र। परीक्षा गुरु आत्मकथा नहीं है, एकांकी नहीं है, है क्या? उपन्यास। और किसका है जल्दी से ये भी बता दो, 2024 में देखो ये आया हुआ प्रश्न है, किसका उपन्यास है जल्दी से बता दो। तो लाला श्रीनिवास दास ने लिखा। 181 का सही जवाब क्या हो जाएगा? उपन्यास है। बात आ रही सभी को समझ में? किसी को कोई दिक्कत? चलिए 182 पे चलते हैं, और 182 में कहा गया कि निम्नलिखित कथन में से एक कथन सही है। एक कथन सही है, उसको पहचान के लिखना है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर का शशांक के रचनाकार रामचंद्र शुक्ल हैं, ये कुछ सही लग रहा है, ये कुछ सही लग रहा है। आकाशदीप कहानी के लेखक डॉक्टर रामकुमार वर्मा, नहीं ये तो गलत हो गया जी अपने आप।
भारतेंद्र हरिश्चंद्र आलोचना साहित्य के जनक माने जाते हैं? नहीं, आलोचना साहित्य के जनक नहीं माने जाते हैं वो। क्या भूलूं क्या याद करूं निबंध लेखक जयशंकर प्रसाद है? नहीं बेटा, तो ये भी गलत हो जाएगा आपका। ठीक है, तो 3 प्रश्न गलत हो गए, तो एक अपने आप सही हो जाएगा। यानी इसका जो सही जवाब है मेरे प्यारे बच्चों वो क्या है? सासांग के रचनाकार रामचंद्र शुक्ल जी हैं। अच्छा, सासांग के बारे में थोड़ा सा मैं बता देता हूँ। सासांग जो है लिखने वाले व्यक्ति कौन है? तो आर.डी. बनर्जी, और सासांग को इन्होंने बंगाल में लिखा था, बंगाली भाषा में लिखा था। ठीक है, इसका अनुवाद रामचंद्र शुक्ल ने किया है, इसलिए ऑप्शन सही हो गया। तो सासांग के बारे में आप इतना जानिए कि इसका अनुवाद रामचंद्र शुक्ल ने किया है। ठीक है, बाकी इसके जो मेन लेखक हैं, जो प्रमुख लेखक हैं, वो आर.डी. बनर्जी हैं, जो बंगाली है, इसको उन्होंने बंगाली भाषा में लिखा था। तो बात आई समझ में? 182 का सही जवाब है ऑप्शन नंबर का आचार्य रामचंद्र शुक्ल। आइए बढ़ते हैं 183 की तरफ। इसमें कहा गया शुक्ल युग के लेखक नहीं हैं, यानी ऐसे कौन से इसमें आप ऐसा कौन सा ऑप्शन है जो शुक्ल युग के नहीं है भाई? तो शुक्ल युग के कौन? जयशंकर प्रसाद, तो इन्हीं के नाम पे प्रसाद पड़ा भाई, तो ये सही, ये तो होंगे नहीं। प्रेमचंद्र, ये भी शुक्ल युग के ही हैं। रामचंद्र शुक्ल, ये भी शुक्ल युग के हैं। भारतेंद्र हरिश्चंद्र, ये भारतेंद्र, ये प्रश्न दोबारा पूछ लिया गया है बच्चों, यानी 23 में भी आया था और 24 में भी पूछ लिया गया इस प्रश्न को। तो अगर आप इसको ना पढ़ो तो फिर अपने आप ही रहो। 183 का सही जवाब क्या हो जाएगा? भारतेंद्र हरिश्चंद्र। ठीक है, ऑप्शन नंबर घ। बात आ रही समझ में सभी को? आइए आगे बढ़ते हैं। 183 देख लिया हमने। 184 पे चलते हैं। 184 में पूछा गया सिंदूर की होली नाटककार कौन है? तो सिंदूर की होली कई बार मैंने आपको बताया भी है। जयशंकर प्रसाद जी नहीं है भाई, जयशंकर प्रसाद नहीं होंगे। राम कुमार वर्मा नहीं है प्यारे बच्चों। लक्ष्मी नारायण मिश्र, बिल्कुल सही जवाब है, लक्ष्मी नारायण मिश्र ने सिंदूर की होली लिखी है। ठीक है, तो 184 का सही जवाब क्या हो जाएगा? सिंदूर की होली के नाटककार कौन है? लक्ष्मी नारायण मिश्र। आइए आगे बढ़ते हैं हम लोग। 185 नंबर प्रश्न पढ़ते हैं। 185 में माटी हो गई सोना संस्करण के लेखक कौन है? माटी हो गई सोना संस्करण के लेखक कौन है? कन्हैयालाल मिश्र प्रभाकर, बिल्कुल सही जवाब है। और अच्छा, ये एक प्रश्न मैं आपको होमवर्क में दे रहा हूँ, कमेंट बॉक्स में भी बताइएगा कि माटी हो गई सोना किस विधा की रचना है। ठीक है, माटी हो गई सोना किस विधा की रचना है, ये आप बताइएगा कमेंट बॉक्स में। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो 185 का जवाब है कन्हैयालाल मिश्र प्रभाकर, माटी हो गई सोना। 186 पे चलते हैं। रूस के 25 मास के लेखक कौन है? ये भी मैं आपको बता चुका हूँ, तो ये भी आप जानिए कौन है। डॉक्टर नगेंद्र नहीं है प्यारे बच्चों। प्रभाकर माचबे, ये भी नहीं है। रामवृक्ष बेनीपुरी, ये भी नहीं है। यानी जो इसका सही जवाब है वो कौन हो जाएंगे? राहुल सांस्कृत्यायन। और ये सारे पेपर में प्रश्न आए हुए हैं। यानी रूस के 25 मास के लेखक कौन है? राहुल सांस्कृत्यायन। किस विधा की रचना है? यात्रा वृत्तांत विधा की रचना है। और आप एक लाइन से देख सकते हैं, ये सारे प्रश्न आपके पेपर में आए हुए हैं। तो अगर इनको आप नहीं कर रहे हो तो आप अपने साथ विश्वासघात ही कर रहे हो। ठीक है, शेयर जरूर कर देना बच्चों, वीडियो को शेयर जरूर कर देना। आपसे विनती है, निवेदन है कि शेयर जरूर कर देना, अपने दोस्तों को जरूर बताना, क्योंकि दोस्त से दोस्त के ही काम आता है। आइए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 186 हो गया। 187 पे शुक्ल युगीन लेखक हैं। शुक्ल युगीन लेखक हैं, जल्दी से आप बताओगे बेटा शुक्ल युगीन लेखक कौन है? राम प्रसाद निरंजनी हैं, माखनलाल चतुर्वेदी हैं, यशपाल हैं, सदल मिश्र। तो इसका सही जवाब है माखनलाल चतुर्वेदी। ये शुक्ल युग के हैं, यानी छायावाद युग के में आते हैं। और इनके बारे में मैं थोड़ा सा आपको बताना चाहूँगा माखनलाल चतुर्वेदी के बारे में। इनको एक भारतीय आत्मा कहा जाता है, एक भारतीय आत्मा कहा जाता है। और इनकी पत्रिका का नाम मैंने आपको बताया था, करमवीर पत्रिका के संपादक हैं ये। इसके अलावा इनको प्रथम साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला था। इनकी रचना हिम तरंगिणी पर। इसके अलावा हिम क्रेटनी इनकी रचना है। बेड़ूले गूजे धरा है। और इनका एक बहुत प्रसिद्ध रेखा चित्र है समय के पाँव, तो आप उसको याद रखिएगा। ठीक है, ये इनकी कुछ रचनाएं हैं, इनको आप याद रखिएगा, माखनलाल चतुर्वेदी की। तो 187 का सही जवाब है ऑप्शन नंबर ख, माखनलाल चतुर्वेदी। 188 में क्या कहा कि किशोरीलाल गोस्वामी की रचना है? भाई किशोरीलाल गोस्वामी ने हिंदी की पहली कहानी लिखी, तो बताइए क्या है? तो इसका सही जवाब जो है वो हो जाएगा कौन? सरस्वती। तो पत्रिका है महावीर प्रसाद द्विवेदी की, तो ये नहीं होगा। राग दरबारी ये श्रीलाल शुक्ल की रचना है बच्चों, तो ये भी नहीं होगा। धुलाई वाली ये बंग महिला है, राजेंद्र बाला घोष उनकी रचना है, तो ये भी नहीं होगा। इंदुमती, इंदुमती सही जवाब है। और इंदुमती क्या है? हिंदी की प्रथम कहानी है, तो आप इसको याद रखिएगा, इंदुमती को भूलना नहीं। 188 का सही जवाब है इंदुमती। ठीक है, और ये 2024 के पेपर में आए हुए प्रश्न हैं।
आगे बढ़ते हैं। चंद्रगुप्त रचना विधा है, चंद्रगुप्त पूछ लिया गया, यानी चंद्रगुप्त किस विधा की रचना है, चंद्रगुप्त किस विधा की रचना है, जल्दी से बता दो। तो निबंध है, नहीं भाई निबंध नहीं है। उपन्यास है, उपन्यास नहीं है। नाटक है, नाटक है बच्चों, तो बताओ किसका है। अगर नाटक है भी तो किसका है, जल्दी से बताओ। नाटक है तो किसका है, जयशंकर प्रसाद का है कि नहीं है। आइए आगे बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 190 पे। प्रश्न संख्या 190 पे पहुंच गए हैं हम लोग। धीरे धीरे करके इस पूरे सीरीज को हमने बहुत करीब से देख लिया है और ये सारे प्रश्न बच्चों ऐसे हैं जो आपके बोर्ड पेपर में आए हुए हैं। तो मैं आपको ऐसे नहीं बता रहा हूँ, बल्कि आप एक लाइन से देख सकते हैं कि बोर्ड पेपर में आए हुए प्रश्न हैं। तो मैं वो नहीं बताता हूँ कि जो आपके पेपर में ना आए, मैं वही सारा प्रश्न बता रहा हूँ जो आपके पेपर में आए। थोड़ा वीडियो ज़रूर बड़ा हो रहा है, लेकिन वीडियो अगर आप पूरी देख रहे हैं तो आप अपने लिए अमृत कर रहे हैं। ठीक है, आइए बढ़ते हैं आगे। इसमें पूछा गया है कि निम्नलिखित में से 190 प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है। 190 में पूछा गया है कि दीप जले शंख बजे, ये 10 और 12 दोनों के लिए सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न है। दीप जले शंख बजे ये किस विधा की है, मैं आपको बता चुका हूँ, संस्मरण है। और ये किसकी रचना है मेरे प्यारे बच्चों, तो ये जो रचना है वो कन्हैयालाल मिश्र प्रभाकर की है। यानी आपका सही जवाब हो जाएगा कन्हैयालाल मिश्र प्रभाकर। दीप जले शंख बजे कन्हैयालाल मिश्र प्रभाकर की रचना है। ठीक है, बात आ रही समझ में। 191 पे हम लोग चलते हैं। 191 में क्या बात कही गई है, 191 प्रश्न शुक्लयुगीन लेखक हैं। तो शुक्लयुगीन लेखक कौन है, शुक्लोत्तर युगीन लेखक हैं, यानी शुक्लोत्तर युग। विनय मोहन शर्मा है, मन्नू भंडारी हैं, उपेंद्र नाथ अस्क हैं, सत्येंद्र द्विवेदी हैं। तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा उपेंद्र नाथ अस्क, इसका सही जवाब है। क्योंकि उपेंद्र नाथ अस्क ही हैं जो छायावाद उत्तर शुक्लोत्तर युगीन है। इनकी जो कहानी गिरती दीवारें आपने पढ़ा है ना, उपेंद्र नाथ अस्क ने ही लिखा है। ठीक है, आइए आगे बढ़ते हैं 192 प्रश्न पे। 192 प्रश्न क्या कहता है, हजारी प्रसाद द्विवेदी किस रचना के लेखक हैं। हजारी प्रसाद द्विवेदी तो पानी के प्राचीर, पानी के प्राचीर के नहीं होंगे प्यारे बच्चों, पानी के प्राचीर इनकी रचना नहीं है। आपका बंटी इनकी रचना नहीं है। बुध और समुद्र इनकी रचना नहीं है। बाण भट्ट की आत्मकथा ये हजारी प्रसाद द्विवेदी की रचना है। बाण भट्ट की आत्मकथा ये हजारी की रचना है। तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा 192 का, वो बाण भट्ट की आत्मकथा सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, ये आप याद रखिएगा इसको। बात आ रही सभी को समझ में। आइए आगे बढ़ते हैं। 193 प्रश्न में पूछा गया है निम्नलिखित में से जयशंकर प्रसाद का नाटक नहीं है, यानी ऐसा कौन सा नाटक है जो जयशंकर प्रसाद का नहीं है। तो अजात शत्रु भाई ये नाटक जयशंकर प्रसाद का ही है, तो ये ऑप्शन गलत हो जाएगा। स्कंदगुप्त ये भी इन्हीं का नाटक है। ध्रुव स्वामी ये भी नाटक है। यानी इसका जो सही जवाब है 193 का अंधेर नगरी, ये जयशंकर प्रसाद का नाटक नहीं है। तो अगर इनका नाटक नहीं तो किसका नाटक है ये बताओ, बताओ कमेंट बॉक्स में, जल्दी से बताओ कमेंट बॉक्स में किसका नाटक है। ठीक है, तो अंधेर नगरी किसका नाटक है बता दो। मैं इतना बता देता हूँ कि वो भारतेंदु युग के परिवर्तक हैं, यात्रा वृत्तांत विधा के जनक हैं, इतना मैं आपको बता दूंगा। कमेंट बॉक्स में बताइए कौन है अंधेर नगरी के रचनाकार। आइए आगे बढ़ते हैं। 194 हिंदी साहित्य के श्रेष्ठ निबंधकार, आलोचककार और इतिहासकार माने जाते हैं। तो मैंने बताया कि जहां आपको श्रेष्ठ, मैंने बताया हुआ है आपको मेरे प्यारे बच्चों कि जहां क्या आ जाए, जहां श्रेष्ठ आलोचककार की बात आ जाए तो बालकृष्ण भट्ट नहीं होंगे, पद्मलाल पुन्नालाल बख्शी नहीं होंगे, रामचंद्र शुक्ल ही होंगे। अगर रामचंद्र शुक्ल ऑप्शन में आलोचक से संबंधित प्रश्न पूछा गया है और रामचंद्र शुक्ल ऑप्शन में है तो वही होंगे। तो 194 का सही जवाब है आचार्य रामचंद्र शुक्ल। बात आ रही सभी को समझ में। आइए आगे बढ़ते हैं। 195 पूछा गया महादेवी वर्मा द्वारा रचित रेखा चित्र कौन सा है। रचित रेखा चित्र कौन सा है, तो महादेवी वर्मा के द्वारा रचित रेखा चित्र कौन सा है, जल्दी से बता दो भाई। जिंदगी मुस्कुराई नहीं है, ये जिंदगी मुस्कुराई नहीं है। अतीत के चलचित्र बिल्कुल सही जवाब है। अतीत के चलचित्र ये महादेवी वर्मा का रेखा चित्र है। ठीक है, तो आप इसको याद रखिएगा, इसको भूलना नहीं है मेरे प्यारे बच्चों। महादेवी वर्मा हो गई। बाकी हम देख लेते हैं जिंदगी मुस्कुराई किसकी है, तो यह कन्हैयालाल मिश्र प्रभाकर का रेखा चित्र, ये भी आप याद रखिएगा। और गांव की साज ये बैद्यनाथ पांडे जी हैं, उनकी रचना है। बाजे पयलिया के घुघरू ये भी पूछा जाता है, क्या है भाई बाजे पयलिया के घुघरू, ये ललित निबंध है, किसका है, कन्हैयालाल मिश्र प्रभाकर का है। तो इसको भी आप याद रखिएगा। 195 का जो सही जवाब है वो क्या है, अतीत के चलचित्र। ठीक है, आइए 196 पे चलते हैं। 196 में क्या कहा गया है,
तो चलो चांद के पार चलें या चांद पर चलें, चलो चांद पर चलें किसकी रचना है? तो चलो चांद पर चलें ये धर्मवीर भारती की रचना नहीं है भाई। किसकी रचना है? ये जयप्रकाश भारती की रचना है। चलो चांद पर चलें, ठीक है। तो आप इनको याद रखिएगा। 196 का जो सही जवाब है ऑप्शन नंबर का जयप्रकाश भारती। 197 में क्या कहा गया है? तूफानों के बीच। लो भैया आ गया, लो आ गया। कितनी बार मैंने आपको बताया है ना, तूफानों के बीच। तो बेटा देख रहे हो ना, एक एक प्रश्न जो मैं आपको बताता चल रहा हूँ, चारों विकल्प में समझाता चल रहा हूँ, सब मिलेगा, कुछ बचने वाला नहीं मेरे प्यारे बच्चों। तो इसलिए आपको अगर टॉप करना है, अच्छा नंबर लाना है, तो चारों विकल्प के बारे में जानना ज़रूरी है। और चारों विकल्प आपको कहाँ बताया जाएगा? एक ही प्लेटफॉर्म है जिसका नाम है ताज सर हिंदी वाले गुरुजी। अगर आपको टॉप करना है तो आप जुड़े रहिए इस चैनल से। तूफानों के बीच जो बच्चे मेहनत से पढ़ रहे हैं, जो बच्चे पूरा वीडियो ध्यान से देख रहे हैं, वही बता पाएंगे। बताइए क्या है? तूफानों के बीच किस विधा की रचना है? जल्दी से बताओ। कहानी है? नहीं है बेटा। उपन्यास है? नहीं है। एकांकी है? नहीं है। क्या है? रिपोर्टाज है, ठीक है, रिपोर्टाज है। किसका है? रांगे राघो का है। किसका है? रांगे राघो का है। आगे बढ़ते हैं। कोणार्क के रचनाकार कौन है? कोणार्क के रचनाकार कौन है? 2024 के पेपर में ये भी प्रश्न आया हुआ है, ठीक है। कोणार्क के लेखक कौन है? बताइए जल्दी से, बताइए जल्दी से। जगदीश चंद्र माथुर है, रामकुमार वर्मा है, जयशंकर प्रसाद है, विष्णु प्रभाकर है। तो इसका सही जवाब बच्चों है जगदीश चंद्र माथुर। जगदीश चंद्र माथुर। और एक बात और याद रखिएगा, जगदीश चंद्र माथुर की एक एकांकी है जिसका नाम है भोर का तारा। भोर का तारा, ये भी आप याद रखिएगा, भोर का तारा पूछा जाता है। जगदीश चंद्र माथुर की एकांकी है, वो पूछी जाती है पेपर में। तो 198 का सही जवाब क्या? ऑप्शन नंबर का जगदीश चंद्र माथुर। बात आ रही समझ में? बात आ रही समझ में? वीडियो को शेयर जरूर कर दो। सब इंपॉर्टेंट प्रश्न आपको पढ़ाए जा रहे हैं, जितने भी हैं सब इंपॉर्टेंट प्रश्न पढ़ाए जा रहे हैं। आइए आगे बढ़ते हैं। 199 प्रश्न, रक्षाबंधन नाटक के रचनाकार कौन है? 199 प्रश्न कह रहा है कि जो रक्षाबंधन नाटक है इसके रचनाकार कौन है? तो जल्दी से बता दो इसके रचनाकार कौन है? उपेंद्र नाथ अश्क है? नहीं जी, उपेंद्र नाथ अश्क नहीं है। हरिकृष्ण प्रेमी है, बिल्कुल सही जवाब है, हरिकृष्ण प्रेमी ही हैं। रक्षाबंधन नाटक जो हरिकृष्ण प्रेमी ने ही लिखा है। तो आप देखिए 2024 के पेपर में, ये सब 25 के पेपर में आए हुए प्रश्न मैं आपको पढ़ा रहा हूँ। तो 199 का सही जवाब क्या हो जाएगा? हरि कृष्ण प्रेमी सही जवाब है बच्चों। 200 नंबर, देखो 200 प्रश्न हमने कर लिए, देखते देखते ना 200 पे पहुंच गए हैं। किस प्रकार हम बड़ी तेजी के साथ 200 प्रश्नों पे पहुंच गए हैं। आइए आगे बढ़ते हैं, 200 पे चलते हैं। रामधारी सिंह दिनकर की रचना है मेरे प्यारे बच्चों। रामधारी सिंह दिनकर की रचना कौन सी है इसमें से आपको बताना है। तो बताइए जल्दी से, रामधारी सिंह दिनकर की रचना कौन सी है? रामधारी सिंह दिनकर की रचना संस्कृति के 4 अध्याय है, साहित्य और कला है, अनंत आकाश है, इंद्रजाल है। बताओ जल्दी से कौन है? तो संस्कृति के 4 अध्याय, देख रहे हो ना, पीछा नहीं छोड़ रही है आपकी। संस्कृति के 4 अध्याय बिल्कुल सही जवाब है। संस्कृति के 4 अध्याय रामधारी सिंह दिनकर की रचना है। आइए आगे बढ़ते हैं। 201 क्या कह रहा है? राग दरबारी रचना के उपन्यासकार कौन है? अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपको राग दरबारी के बारे में बताया था। कमलेश्वर नहीं है प्यारे बच्चों। श्रीलाल शुक्ल यही सही जवाब है। यानी राग दरबारी के कौन है? श्रीलाल शुक्ल, ठीक है। 2024 के पेपर में आया हुआ। आगे बढ़ते हैं। शुक्लयुग के अन्य नाम कौन कौन से हैं? यानी ये प्रश्न फिर से रिपीट हुआ है, 2024 में आया है, 26 में आएगा जरूर। शुक्लयुग के अन्य नाम कौन कौन से हैं? प्रसाद युग ये भी नाम है, प्रेमचंद ये भी नाम है, छायावाद ये भी नाम है। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? उपर्युक्त सभी। नंबर आपको ऐसे आसानी से मिलेंगे अगर आप ये चीज़ें पढ़े रहोगे। आइए आगे बढ़ते हैं। 202 हो गया, 203 पे चलते हैं। निम्नलिखित में से गद्य की एक विधा नहीं है। निम्नलिखित में से गद्य की एक विधा नहीं है, यानी इसमें 4 ऑप्शन है जो गद्य, 3 ऑप्शन गद्य की विधाओं के हैं और एक ऑप्शन गद्य की विधाओं में से नहीं है। तो आप देख रहे हैं कि उपन्यास, नाटक, एकांकी गद्य की विधाओं में हम पढ़ते हैं, लेकिन महाकाव्य को हम काव्य में पढ़ते हैं। तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा महाकाव्य, यानी महाकाव्य गद्य की विधा नहीं है। आगे बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या हम लोग पहुंच गए हैं 204 पे। प्रेमचंद का विशेष महत्व, यानी प्रेमचंद विशेष रूप से किस लिए प्रसिद्ध हैं?
किस लिए प्रसिद्ध है प्रेमचंद? विशेषकार। उपन्यास के लिए प्रसिद्ध है, निबंध के लिए प्रसिद्ध है, या फिर नाटक के लिए प्रसिद्ध है, एकांकी के लिए? तो भाई प्रेमचंद तो प्रसिद्ध उपन्यास के लिए। अगर कहानी दिया रहता तो कहानी लगाते, कहानी इस ऑप्शन में नहीं है तो उपन्यासकार के रूप में प्रसिद्ध है। तो 204 का सही जवाब क्या है? ऑप्शन नंबर का 2, उपन्यासकार के रूप में प्रसिद्ध हैं। आगे बढ़ते हैं, प्रश्न संख्या 205, बादल की मृत्यु किसकी रचना है? देखो फिर से पूछ लिया ना, तो बादल की मृत्यु उपेंद्र नाथ की नहीं है, डॉक्टर राम कुमार वर्मा सही जवाब हो जाएगा। बादल की मृत्यु है, ठीक है। पृथ्वीराज की आंखें हैं, ये आप याद रखिए। डॉक्टर राम कुमार वर्मा एकांकी सम्राट हैं। डॉक्टर राम कुमार वर्मा को एकांकी सम्राट कहा जाता है, ये भी आप याद रखिएगा। एकांकी सम्राट है भाई ये, ठीक है। डॉक्टर राम कुमार वर्मा एकांकी सम्राट है। तो 205 का सही जवाब डॉक्टर राम कुमार वर्मा। 206 में जानना चाहूँगा 12 वाले बच्चों से, अरे यायावर रहेगा याद किस विधा की है? अच्छा मैं इतना बता देता हूँ मेरे प्यारे बच्चों कि ये जो है अज्ञेय की रचना है, लेकिन किस विधा की है कोई बता दे मुझे। तो ये नाटक नहीं है प्रिय बच्चों, उपन्यास नहीं है प्रिय बच्चों, ये क्या है? यात्रा साहित्य है मेरे प्यारे बच्चों। क्या है? यात्रा साहित्य है। और किसका है? मैंने अभी थोड़ी देर पहले आपको बताया कि अज्ञेय जी का है। एक और यात्रा साहित्य है, वो आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा। अज्ञेय का एक और यात्रा साहित्य है जो बहुत पूछा जाता है, तो कमेंट में आप जरूर बताइएगा कि वो यात्रा साहित्य कौन सा है, ठीक है। प्रश्न संख्या 207 पे चलते हैं। क्या भूलूं क्या याद करूं? क्या भूलूं क्या याद करूं रचना विधा है। 2025 देख रहे हो, पूरा का पूरा 2025 के पेपर में आया हुआ है। क्या भूलूं क्या याद करूं कितनी बार आ गया बच्चों, कितनी बार आया है ये? क्या भूलूं क्या याद करूं रचना विधा क्या है? संस्मरण है? नहीं है। आत्मकथा है, यही सही जवाब है। आत्मकथा यही सही जवाब है। तो आत्मकथा किसकी है? हरिवंश राय बच्चन की है। मैंने आपको बताया था कि हरिवंश राय बच्चन की जो आत्मकथा 4 भागों में बटी हुई है। पहला नीड़ का निर्माण, फिर दूसरा क्या भूलूं क्या याद करूं, तीसरा दूर बसेरे तक या बसेरे से दूर, और चौथा क्या है? 10 द्वार सोपान तक। तो अच्छे तरीके से अगर आप टॉप करना चाहते हैं तो आप पढ़ते रहिए। 207 का सही जवाब क्या है? ऑप्शन नंबर ख, आत्मकथा। तो इस तरीके से आज यही हम हिंदी साहित्य के इतिहास को समाप्त करते हैं। मिलेंगे अगले पार्ट के साथ, और मुझे उम्मीद है कि आपको ये सारे प्रश्न अच्छे तरीके से समझ में आ रहे होंगे, और मुझे ये भी उम्मीद है कि आप बोर्ड परीक्षा में टॉप करने के लिए ही पढ़ रहे हैं। सारा वीडियो आपने देखा, इसके लिए आपका दिल से धन्यवाद। बस यही आपसे विनती, यही आपसे निवेदन है कि चैनल को सब्सक्राइब करिए, चैनल को खूब सपोर्ट करिए, और प्रयास ये करिए कि जितने आपके दोस्त हैं उन तक पहुँचाइए। मैं आपके लिए इसी तरह मेहनत करता रहूँगा, आपको टॉपर बनाने में कभी कोई कमी नहीं छोड़ूंगा। बहुत जल्द मैं लेकर के आ रहा हूं कक्षा 10 के पद्यांश को, संपूर्ण पद्यांश के को लेकर के आ रहा हूं। आप सभी इसको भी पढ़ेंगे, और जितना भी आपके बोर्ड परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण जो भी है वो मैं आपको पढ़ा दूंगा बेटा। बस आपसे यही विनती, यही निवेदन है कि आप चैनल को सब्सक्राइब करें, चैनल को शेयर करें, ताकि और भी चैनल की मदद हो सके। पूरा वीडियो देखने के लिए आप सबका बहुत धन्यवाद।